दिवस। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितना बताया, क्या पार्टनर ने बताया था आपको? अच्छा, व्हाट इज द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट, ये बताया था हमने। और कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो याद है आपको? क्या याद है? कल कल हमने आपको होमवर्क दिया था, नहीं मिला आपको? राष्ट्रपति का वेतन नहीं मिला? अच्छा, क्या करें? अच्छा, नहीं मिला, कोई बात नहीं, इन सब समस्याओं का समाधान आपको बुक में मिल जाएगा। और आपको बता दें कि शेड्यूल सेकंड में लिखा हुआ है, अब देखिए राष्ट्रपति का जो वेतन है दूसरी अनुसूची में लिखा गया है, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड शेड्यूल राष्ट्रपति को 10,000 रुपये प्रति मंथ वेतन मिलेगा। लेकिन उसके साथ ये भी लिखा गया है, उसके साथ पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया 1951 में, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सैलरी एंड पेंशन एक्ट। उसी के हिसाब से फिर राष्ट्रपति का वेतन बार बार चेंज किया गया है, और अभी लास्ट में 2018 में चेंज किया गया है। तो इसका मतलब है कि इन शेड्यूल सेकंड, अब अनुसूची 2 में देखेंगे जितने पदाधिकारियों के वेतन हैं वो तब के हैं जबकि संविधान लागू हुआ था। उसके बाद जितना भी चेंज होगा दैट पार्लियामेंट विल मेक एन एक्ट। तो पार्लियामेंट ने 1951 में 2 एक्ट बनाया था जो इंपॉर्टेंट है, एक प्रेसिडेंशियल सैलरी एंड पेंशन एक्ट, एक है प्रेसिडेंशियल सैलरी एंड पेंशन एक्ट 1951 में। दूसरा पार्लियामेंट ने और एक्ट बनाया कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1951। एक तो सैलरी बना दिया, तो इसीलिए आप देखेंगे कि अभी सेकेंड शेड्यूल में राष्ट्रपति का पेमेंट अभी भी 10,000 रुपये है, लेकिन एक्ट से लगातार बढ़ाया गया, तो नाउ इट इज 5 lakhs। और वो अब बात बहुत व्यवहारिक रूप में है कि कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल आ जाए कि राष्ट्रपति को वेतन भत्ता कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, संविधान की दूसरी सूची में है, बट वी डोंट नीड द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली वी कैन अमेंड द एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट। दूसरी बात है, एक और एक्ट बनाया गया। इसका मतलब है, अब देखिए बेसिक बात जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इन सब छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे आप देखेंगे हर इलेक्शन कमीशन तो सबके इलेक्शन कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यानी पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी को छोड़ दिया जाए, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, बाकी सबके इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब आप पूछेंगे कि विश्वविद्यालयों के भी इलेक्शन, तो नो, विश्वविद्यालय का इलेक्शन तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराता है, लेकिन लोकसभा विधानसभा के लिए जो कानून चलता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 एंड 51। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये एक्ट लागू नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 एंड 51 which is applicable for the election of Lok Sabha and Rajya Sabha, it is not applicable for the president। उसलिए क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1951। तो पार्लियामेंट ने फिर ये एक्ट बनाया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1951। इसी के हिसाब से राष्ट्रपति के निर्वाचन की बड़ी सारी बातें हैं, अदरवाइज संविधान में वो संक्षेप में बात कही गई है। और संविधान में क्या कहा गया अभी उसका उल्लेख आपको कर देंगे, जो कल हमने कहा शुरू किया था। एक प्रेसिडेंट के बारे में पार्लियामेंट्री एक्ट और बना, जो प्रेसिडेंट के बारे में संविधान में बातें हो तो अलग है, उसके अलावा उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो पार्लियामेंट्री एक्ट बने, तीसरा एक और एक्ट बना 1969 में। और आपको याद होगा कि 1969 में तीनों एक्ट आपको याद रखने हैं कि प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट,
राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। और जो भी हम एक्ट की बात कर रहे हैं, दैट इट ऑल्सो ऑटोमेटिकली प्रूव दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भाग नहीं है, पार्लियामेंट्री एक्ट से है। तो जो इस एक्ट में लिखा गया है इसी में प्रावधान किया गया, क्योंकि 1969 एक ऐसा समय था जब जब जो राष्ट्रपति उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद, ही डाइड। ये जाकिर हुसैन, देन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन वाज डाइड इन 1969, और वाइस प्रेसिडेंट थे बीबी गिरी। वाइस प्रेसिडेंट बीबी गिरी ने अपना बैराहा वेंकट गिरी, तो बीबी गिरी ने अपना रिजाइन करके वाइस प्रेसिडेंट से देन ही बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए। लेकिन तब तक 69 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ गया, देन ही रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंट, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति से रिजाइन कर दिया। देन द पोस्ट ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट बोथ बिकेम वेकेंट। पहली बार ऐसा मौका था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद इकट्ठे खाली हो गया। तो अब ये हुआ कि कौन सक्सेशन में आएगा, देन एक नया एक्ट पार्लियामेंट को तुरंत लाना पड़ा, और दैट एक्ट की अगर राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ मर जाए, न रहे, किसी कारण पद खाली हो जाए, दैट एक्सट्रीम कंडीशन, दैट वंस, अब ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन एक ही बार अभी तक आई है, तो इसमें कहा गया है कि इस एक्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मर जाए, न रहे, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 3 एक्ट प्रेसिडेंट के बारे में बनाए गए। अब कल वाली बात पे हम लौट जाएं। अभी इन एक्ट का रेफरेंस बीच बीच में हम देंगे, और खास तौर पर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1951, इसको हटा दें। तो कल हमने इलेक्टोरल कॉलेज की बात बताई थी, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये 3 एक्ट आप याद रखिएगा, 3 का रेफरेंस हम समय समय देंगे। तो हमने बताया था कि अच्छा, कल लास्ट पॉइंट जो आपको हम चर्चा कर रहे थे कि भाई प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। क्यों इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन एक बात आप देखेंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड इसलिए होता है, तो अब सवाल आप ये पूछेंगे, जब वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, तो आखिर में उसके इलेक्शन के कारण क्या है? उसका पद क्या आवश्यक है? पद होना ही नहीं चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो आप देखेंगे वाई द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन में, संसदीय शासन है उसमें कार्यपालिका कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता, तो कार्यपालिका के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और कार्यपालिका कभी भी हटाया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति का होना जरूरी है, जिससे सक्सेशन गैप न होने पाए, क्योंकि सिंहासन कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति है तो किसी न किसी प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर देगा। दैट प्रूव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट। और लास्ट बात आपको ये भी याद दिला दें, वी हैव बोरोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन को अपनाया, लेकिन ब्रिटेन में द हेड ऑफ स्टेट वॉज क्वीन, इसलिए ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेटिक नॉट रिपब्लिक, बट वी हैव प्रिफर्ड द रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसलिए प्रिम्बल में क्या लिखा गया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो भी इलेक्टेड है। और राष्ट्राध्यक्ष इलेक्टेड होने का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन कैन इलेक्टेड फॉर द टॉप ऑफिस। ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बात है। ये आपको जो कई बार होता है, देखो हम चीज़ की सेंसिटिविटी नहीं समझते, क्योंकि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है, सच पूछे उसका महत्व तो कई बार हम नहीं लगा पाते। यानी जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। इवन आवर टॉप ऑफिस, जब अंग्रेजों का शासन था तो ऐसे बहुत सारे पद थे इस पे इंडियंस वर नेवर रिक्रूटेड। भारतीय उस पे तो कभी उनको बनाया ही नहीं गया। लेकिन नाउ इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसी का परिणाम है कि न केवल प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, बट एनी पर्सन कैन बिकम द प्रेसिडेंट, कंडीशंस दैट ही या सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एज मस्ट बी 35, नॉट रनिंग 35, इट मस्ट बी कंप्लीटेड फॉर 35।
और तीसरा लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इन तीनों कामों के लिए हमें क्या करना है, जरा सोच के देखिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्यों कहता पॉलिटी एस्पिरेशंस बढ़ा देती है। पॉलिटी एस्पिरेशंस क्यों बढ़ा देती है? आपको यकीन नहीं आता, आप ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, कितनी क्वालिफाई, टंग कढ़ाना चाहिए, पंख कढ़ाना चाहिए, ये आना चाहिए। और जस्ट यू कैन गेट ए मोटिवेशन फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि मैं एक बार बचपन में राष्ट्रपति भवन देखने आया, तो उन्होंने कहा था कि मैं काश इस राष्ट्रपति भवन का घोड़ा हो जाता तो कम से कम राष्ट्रपति भवन में घूमता तो, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट। और नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 3 विंग्स ऑफ आर्मी। प्रणब मुखर्जी अगर आर्मी में भर्ती होने जाते तो भर्ती हो पाते? डिस्क्वालीफाई हो जाते ड्यू टू हाइट। लेकिन जो व्यक्ति दोस्तों, और दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अभी वेंकैया नायडू वाइल एड्रेसिंग दिल्ली यूनिवर्सिटीज कन्वोकेशन प्रोग्राम, उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा मेरा सपना था कि दिल्ली विश्वविद्यालय या बीएचयू में एडमिशन का, और दोनों मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं होगा वहां का मैं चांसलर बन जाऊंगा, क्योंकि परंपरा के अनुसार द चांसलर डीयू इज अ वाइस प्रेसिडेंट। वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर हमेशा प्रेसिडेंट होता है, लेकिन डीयू का चांसलर वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसे दो दोस्तों, कभी भी एग्जाम में आप हार जाइए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा एक बात जीवन में याद रखिए, युवा के मन में चेहरा, बुझा हुआ चेहरा, निराशा, पेसिमिज्म लाइफ में होना ही चाहिए। अगर आप याद रखिए कोई एग्जाम में असफल हो रहे हैं तो आप समझिए हो सकता है राष्ट्रपति तक आप जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो इस तरीके से सोचने में क्या बुराई है? हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड दैट हार्ड वर्क इज वेरी एसेंशियल। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑनेस्टी, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंसियरिटी। इन चीजों को जीवन में कोई विकल्प नहीं होता। अब ये नहीं खबर सर ने बता दिया कि कोई बात नहीं, एग्जाम में फेल हो गए तो राष्ट्रपति के लिए सोचो, तो अपने कहते हैं अब आराम से सोते हैं, राष्ट्रपति बनना तय है। ये बात तो ठीक नहीं है। लेकिन वाई एम टेलिंग दैट आजकल के युवा लोगों में बड़ी निराशा, एक एग्जाम फेल हो जाएंगे ऐसा जीवन खत्म हो गया। ना ना ना, लाइफ कभी खत्म नहीं होती, बशर्ते आप में जीने की इच्छा होनी चाहिए। और बिलीव माई फ्रेंड्स, जीवन के लिए पानी नहीं, हवा नहीं, आशा जरूरी है। हो, इसको दिल में बैठाने के लिए वाह वाह नहीं। तो अब क्या की पहला, व्हाट इज ए इलेक्टोरल कॉलेज? तो कल हमने बताया था कि व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो आपने लिखा था कि अब इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो कल वाली बात को हम जरा नंबर से बता दें। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? 776। दैट इज अ नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद भागीदारी करेगा, लेकिन कौन भागीदारी करेगा? इलेक्टेड। एंड वाई नॉट नॉमिनेटेड? अगर आप पूछेंगे नॉमिनेटेड क्यों नहीं है, उसका पीछे तर्क यह है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स आर इटसेल्फ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है उसी से वोट कैसे लेगा? इंग्लिश में कहावत है क्विड प्रो को, आप मेरी पीठ खुजलाइए, मैं आपकी पीठ खुजलाऊं। इसका मतलब ये हो गया। देखिए दोस्तों, थोड़ा ही सही, ज्यादा ही सही, पता नहीं मैंने आपके लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया ये मैं नहीं बचा पाया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो किया ही। तो आप कोई बड़ी ऑफिसर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, तो मुझे चाय पिलाएंगे नहीं कहीं प्रेसिडेंट हाउस में। तो बाकी इसकी ये क्विड प्रो को है। अगर मैंने आपके लिए थोड़ी मदद कर दी है तो आप भी कभी मुझे चाय भी पिला देंगे। ये तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प करेंगे। इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमें हर चीज का कारण भी पता होना चाहिए। दूसरा, अब आपने देखा है, दूसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहां के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं लेते। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे हर राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल डजंट एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी स्टेट। तो अगर कुछ राज्यों के लेजिस्लेटिव काउंसिल को पार्टिसिपेशन दे दिया जाएगा तो दैट विल क्रिएट है इनइक्वालिटी इन द वोटिंग ऑफ प्रेसिडेंट। इस वजह से उसको नहीं दिया गया है। विधान परिषदों को वोटिंग नहीं दी गई, चाहे निर्वाचित हो चाहे गैर निर्वाचित हो। दूसरी बात है,
सारे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की संख्या आप जोड़ के देखिए, इलेक्टेड मेंबर है 4120। दिस इज नंबर। इसका मतलब है राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें कितने लोग आते हैं? 4120 प्लस कितना हो जाएगा? 6, 9 और 8। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5000 लोग से भी कम करते हैं। दैट्स स्ट्रेंज। अब आपको दिखता है, वैसे तो आप देखेंगे और इसीलिए आप देखेंगे दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक तो ये होता है कि ये सब लोग पार्टी के मेंबर है, इसलिए वो वही अपना वोट देंगे जहां पार्टी डिक्टेट करेगी। जबकि आप देखेंगे कि कम से कम लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है और लोकसभा में तो कम से कम 15 से 20 लाख लोग आपके लिए वोट करते हैं। और सोचिए प्रधानमंत्री वो बनता है जो एक लोकसभा सीट तो जीतता ही है, बाकी लोकसभा मेंबर्स को उसको सपोर्ट करता है, देन ही या सी कैन बिकम द पीएम। तो राष्ट्रपति को चुनाव कहने को तो है कि राष्ट्रपति का एकमात्र ऐसा चुनाव है जो पूरे भारत से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव जो पूरे भारत से होता है। और फिर आप सपोर्ट करेंगे कि वाई वी आर भारत से वो चुनाव होता है लेकिन होते 5000 लोगों से कम वोट देते हैं। अब 5000 लोगों से कम लोग वोट देंगे फिर चुनाव कितना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर अगर सवाल पूछेंगे कि राष्ट्रपति तो पूरे देश का राष्ट्रपति, तो वाई इवन स्टेट असेंबलीज आर गिवन द पार्टिसिपेशन? आखिर में राज्य विधानसभाओं को पार्टिसिपेशन दिया गया, तो इसका क्या कारण है? तो एक पॉइंट आपको फिर याद दिला दें, क्योंकि भारत संघात्मक शासन वाला देश है। और संघात्मक शासन में तो हर जगह आर्गुमेंट आप लिखेंगे, मेंस में तो आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत संघात्मक शासन वाला देश है, देयरफॉर प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द एंटायर इंडिया। इसी वजह से राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों को भागीदारी भी मिलती है और संघ को भी भागीदारी मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पहला। अब एक इलेक्टोरल कॉलेज में इतने लोग हो गए, इतने लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक प्रॉब्लम आ गई। व्यवहारिक प्रॉब्लम ये आ गई कि सामान्यतः जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम होता है, अगर वैसा सिस्टम हम राष्ट्रपति के चुनाव में अपना ले तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह आ जाएगी कि 5000 लोगों में जो 2600 का वोट पा जाएगा चुनाव जीत गया। तो कैसा होना चाहिए? अब देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि वी कांट अडॉप्ट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इन ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नहीं अपना सकते हम, कारण अब साफ तौर पे है ये बात। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाएंगे, उसमें कौन चुनाव जीतता है? जो मतों का सबसे ज्यादा पाएगा या कुल मत ज्यादा पाएगा? मतों का प्रतिशत नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा मत पा जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। और अगर ये हमने फर्स्ट पास द पोस्ट अपनाया होता तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद की चलती या विधानसभाओं की चलती? विधानसभाओं की चलती। इसका मतलब व्हाई वी डिडंट अडॉप्टेड। एक बात आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में चाहे पीटी में हो चाहे मेंस में हो, पिछली बार पीटी में सवाल यहां से आया था, अभी एग्जाम्पल आपको बता देंगे, वो कभी नहीं पूछेगा कि संविधान में क्या लिखा गया, उसका एप्लीकेशन पूछ लेगा। भाई ऐसा नहीं, अगर मेंस में कभी पूछा भी गया और पूछा उस समय जाएगा, जैसे मान जिस साल आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव उसी साल हो रहा है, तो हो सकता है एग्जामिनर फिर वहां से सवाल पूछ ले। तो हमारे संविधान में तो लिखा गया है, हमारे संविधान में लिखा गया है व्हाट इज द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान में प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड लिखा गया है। व्हाट इज द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? तो ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली, प्रोपोर्शनेट proportionate representation with single transferable vote। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली, इसका उल्लेख याद रखिए संविधान में किया गया है। और जब मैं कह रहा हूं संविधान है, इसका मतलब अधिनियम में नहीं किया गया। तो मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता रहूंगा, क्या संविधान में किया गया, क्या अधिनियम में किया गया है। अब देखिए रटने वाला तरीका कैसे होता है, कैसे हम बार बार लॉजिकल समझते हैं, मैं बार बार इस पर ध्यान दिलाता हूं। अगर आपको ये बात पढ़ने को मिल गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एकल संक्रमणी पद्धति है,
तो हमें पहला तो ये जानना है कि इसका मतलब क्या होता है, दूसरा फिर ये भी जानना है कि कैसे काम करता है। लेकिन विश्लेषण हमारा ये भी पॉइंट होना चाहिए, वाई वी डिडंट अडॉप्ट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि हमने लोकसभा के चुनाव वाला तरीका, विधानसभा के चुनाव वाला तरीका है प्रेफर क्यों नहीं किया। उसका कारण पहला है, पहला कारण है कि हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में चुनाव में संसद के महत्व की उपेक्षा हो जाती, क्योंकि संख्या किसके फेवर में थी, राज्यों की। पहला कारण ये है, पहला कि वाई वी डिडंट अडॉप्ट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि पहला, इससे राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की उपेक्षा हो जाती, क्योंकि क्योंकि राज्य विधानसभाओं के पास निर्वाचक मंडल की संख्या ज्यादा है, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के पास निर्वाचक मंडल की संख्या ज्यादा है, बिकॉज देर इज मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज। और दूसरा कारण वाई वी डिडंट अडॉप्ट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दूसरा कारण है इससे प्रतिनिधित्व के समानता के सिद्धांत की उपेक्षा होती। दिस विल ऑल्सो वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, इससे प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की समानता की उपेक्षा होती। अच्छा, क्यों क्यों हम कह रहे हैं कि इससे प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की समानता की उपेक्षा होती, कारण यह है क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों के विधानसभा की संख्या अलग अलग है, और अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे एक राज्य में यानी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा की संख्या हर जगह समान नहीं है। इसका बड़ा एग्जाम्पल आप यूपी में ही देख लीजिए। यूपी में अर्लियर विधानसभा में यूपी में 425 विधायक थे, मैंने उत्तराखंड वॉज अ पार्ट ऑफ यूपी। तो जब उत्तराखंड यूपी से निकल गया तो अभी यूपी में 403 विधायक हैं, लिहाजा उत्तराखंड को 23 विधायक ही तो मिलने चाहिए थे। उत्तराखंड के पास 23 विधायक होते, लेकिन उत्तराखंड में भी कितने विधायक हैं, कितने हैं, 70। ओ माय गॉड, उत्तराखंड वालों को पता नहीं है। 70 बोल रहे हो आप, 71 की 70? तो उत्तराखंड में 70 एमएलए हैं। इसका मतलब है, अब बताइए, यूपी में एक एमएलए जितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी तुलना में उत्तराखंड का एमएलए दुगुनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर राज्यों के बीच भी समानता का सिद्धांत चलता है, इसलिए हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं अपनाया। देन वी हैव प्रेफर्ड फॉर द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनेट का मतलब राज्यसभा वाला बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है, राज्यसभा में भी आनुपातिक प्रणाली है, यहाँ भी आनुपातिक प्रणाली है। राज्यसभा में जब आनुपातिक प्रणाली कहते हैं वहां अनुपात अलग है, यहाँ अनुपात अलग है। तो राज्यसभा में अनुपात इसलिए है कि राज्यसभा में चुनाव में जितना संख्या विधानसभा में दलों की संख्या होगी, दल के सदस्यों की संख्या होगी, उसी संख्या में उन्हें राज्यसभा की सीटें मिल जाएंगी। तो वहां अनुपातिक का मतलब है विधानसभा सदस्य इज इक्वल टू राज्यसभा के मेंबरशिप। यह अनुपात अलग है। यहां अनुपात का मतलब क्या है, फर्स्ट, तो पहला हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों नहीं अपनाया, और व्हाट डज इट मीन बाय प्रोपोर्शनेट। तो यहां अनुपातिक का मतलब क्या है, पहला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक का अभिप्राय, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक का अभिप्राय
विभिन्न राज्यों के बीच राष्ट्रपति निर्वाचन में आनुपातिक का अभिप्राय विभिन्न राज्यों के बीच विधायकों के मतों में अनुपात बनाए रखना है। मेकिंग द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द स्टेट्स। विभिन्न राज्यों के विधायकों के बीच अनुपात बनाए रखना है। पहला अनुपातिक का मतलब ये है। और दूसरा अनुपातिक है संघ एवं राज्यों के बीच अनुपात बनाए रखना है। एंड सेकेंड प्रोपोर्शन इज द प्रोपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। दूसरा अनुपातिक का मतलब है संघ एवं राज्यों के बीच अनुपात बनाए रखना है। तो यहां अनुपातिक के दो मतलब है कि राज्यों के बीच समानुपात बनाए रखना पहला अनुपातिक, संघ एवं राज्यों के बीच अनुपात बनाए रखना दूसरा अनुपातिक। दैट मीन्स प्रोपोर्शनेट। जबकि आप देखेंगे अब राज्यसभा का अंतर अंतर कैसे हो गया। राज्यसभा में जितनी आपके विधानसभा की सीटें हैं उस तुलना में आपको राज्यसभा की सीटें मिल जाएंगी। तो वहां अनुपातिक का मतलब अलग है। यहाँ प्रोपोर्शनेट दो लेवल पे, यूनियन और राज्य के बीच अनुपातिक हो, समानता नहीं, प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी। क्योंकि समानता होती तो फिर एक ही समान संख्या में वोट मिलते, ऐसा तो है नहीं। तो समानता अनुपातिक होगी। तो अब जरा देखें, अब इस अनुपातिक समानता बनाए रखने के संविधान में एक फार्मूला तय किया गया है। इस अनुपातिक समानता के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो प्रकार की समानताएं हैं। और देखिए यही से पिछली बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था। जबकि हम क्या रटते हैं, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, 54-55 से पूछा ही नहीं जा रहा है सवाल। तो जितने भी सवाल देखेंगे सारे सवाल कैसे होते हैं, अप्लाइड। तो इस अनुपात को बनाए रखने के लिए क्या फार्मूला लिया गया है। पहला, इस अनुपात को बनाए रखने के लिए संविधान में विधायकों के मतों के मूल्य की गणना की जाती है। विधायकों के मतों के मूल्य की गणना की जाती है। वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायकों के मतों के मूल्य की गणना की जाती है। इस अनुपात को बनाए रखने के लिए विधायकों के मतों के मूल्य की गणना की जाती है। अब इसके लिए जो फार्मूला संविधान में लिखा गया, ये बात संविधान में लिखी गई है। विधायकों के मतों के मूल्य की गणना की जाती है, वह संविधान में लिखी गई है कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। और मैं फिर आपको बता दूं, ये फार्मूला भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फार्मूले को चार रूप में बिगाड़ के पूछा जाएगा, सच कौन है, वो ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ये बेसिक बातें हैं। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स यानी उस राज्य की जनसंख्या कौन सी है जिस विधानसभा की बात हम कर रहे हैं। राज्य की जनसंख्या क्या है, लेकिन जनसंख्या किस आधार पे होनी चाहिए, 1971। और लोकसभा में मैंने कारण बता दिया कि 1971 का आधार क्यों रखा गया है। क्योंकि 1971 के बाद नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन स्टेबल लगभग हो गई। तो ये अनुपात बनाए रखने के लिए आज भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम 71 के फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन में 71, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 71, लोकसभा की सीट 71। तो वो 71 को हमने ऐसा आधार बना रखा है। तो डिवाइडेड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें डिवाइडेड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या।
अब जरा कुछ हम राज्य की बात कहें जहाँ पे बड़ा पॉपुलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। इसलिए अब देखिए, अब बताइए क्या किसी एक राज्य के विधायक के मत का जो मूल्य होगा वो दूसरे राज्य के समान होगा या अलग अलग होगा? ये प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल पूछा गया है पिछली बार। तो एक राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग होगा, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हर राज्य के अलग है। मत का जो मूल्य होगा वो दूसरे राज्य के समान होगा या अलग अलग होगा? ये प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल पूछा गया है पिछली बार। तो एक राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग होगा, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हर राज्य के अलग है और विधानसभा के सदस्य राज्य के अलग है। तो अनुपात बनाए रखने के लिए अब जरा एक एग्जाम्पल आप लीजिए। राजस्थान में इसलिए रहा हूं कि वहां पे 200 बिल्कुल इवन नंबर है। निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है? 200। तो अब बताइए राजस्थान की पॉपुलेशन 1971 में कितनी थी? 4 करोड़। श्योर? 4 करोड़ जो राजस्थान का व्यक्ति बता रहे उसमें गड़बड़ क्या है? चलिए 4, और गड़बड़ होगा तो कौन सा, मैं हाइपोथेटिकल मान लेते हैं। मतलब 4 करोड़ ये जनसंख्या हो गई, डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बात सीधे कह दिया कि राजस्थान, अब यहाँ जो ध्यान में रखने की है कि राजस्थान के एक विधायक के 200 से ये कट गया, सीधा 2 जीरो कर दिया इधर हमने। इसका मतलब है राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना आ गया? संख्या ज्यादा है, ये ज्यादा है कि नहीं? ये कितना हो गया? 2 लाख। तो अब 2 लाख में एक एक हम विधायक की बात करेंगे फिर तो 4100, 4896 विधायक की बात करते करते संख्या इतनी हो जाएगी, मैनेजेबल नहीं हो पाएगी। एक उसमें और तरीका हमने निकाला कि जितनी संख्या आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 का मतलब क्या है? 3 जीरो हटा दिया, 3 जीरो हटा दिया। इसका मतलब है राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य कितना हो जाएगा? 200। एक विधायक के मत का मूल्य 200 हो जाएगा। अब बताइए, अब यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, यूपी की जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसके विधायक का मत मूल्य ज्यादा हो जाएगा। अनुपातिक समानता। अनुपातिक समानता का ही मतलब तो होगा गोवा कम हो जाएगा। अब गोवा की जनसंख्या, अब अपने अपने राज्य को कैलकुलेट आप कर लीजिए। इसका मतलब हर विधायक के मत का मूल्य आपको अलग अलग आएगा। और याद रखिए, हमें एक विधायक के मत का मूल्य चाहिए 4896 विधायक के मत का मूल्य चाहिए, उतना मत चाहिए। लेकिन आप ये जानते हैं ये अनुपातिक क्यों है? क्योंकि एक एक विधायक का, इसमें 4000 में से विधायकों के मत मूल्य अलग अलग है जो राज्य के हिसाब से बदलते जाएंगे। एक राज्य के एक विधायक के मत मूल्य एक जैसे होंगे, लेकिन यूपी के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होगा, राजस्थान का यूपी का ज्यादा होगा। अनुपातिक समानता, यही तो अनुपातिक समानता है। और 1000 के डिवाइड इसलिए करते हैं, कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि राज्य के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, ये फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। तो हमें इसी तरीके से 29 राज्य के विधायक का मत मूल्य चाहिए और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के विधायक का मत मूल्य चाहिए। कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, इनका पूरा मत मूल्य आएगा लगभग 5 लाख। कैलकुलेट करके देख लीजिए इनका पूरा मत मूल्य कितना आएगा लगभग। हम राउंड फिगर में बात इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा गणना आसान हो जाए, सी सेट क्यों उलझाया जाए दोस्तों। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन तो इसका मतलब है यही आनुपातिक है कि जो राज्य छोटा होगा उसके विधायक का मत मूल्य कम होगा। एक इसका मतलब है राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबका समान भागीदारी नहीं होगी, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में सबकी भागीदारी समान रहेगी। अब आगे बढ़े। अब जरा देखें, हमें यानी 29 राज्यों के और दिल्ली पुडुचेरी के विधायकों का मत मूल्य हमारे पास मिल गया और वो मत मूल्य कितना है? 5 लाख। अब हम सांसद का मत मूल्य निकालें, इसको हटा दें, कोई समस्या तो नहीं है? किसी कोई समस्या तो नहीं है? अगला। और याद रखिए, हम मत मूल्य इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर हम मत निकालते फिर तो अनुपातिक समानता हो ही नहीं पाती। हम सबको अगर एक एक मान लेते तो अनुपातिक समानता कैसे हो पाती है? कोई ज्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कम जनसंख्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसलिए हम सभी के मत को एक नहीं मान रहे हैं,
बल्कि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ वोट्स, मत मूल्य निकाल रहे हैं अनुपात बनाए रखने के लिए। दूसरी बात, नहीं तो फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में पलड़ा भारी किसका होता है, यूपी का। बड़े राज्यों का पलड़ा भारी हो जाता, राज्यों का पलड़ा भारी होता। दूसरी बात है, अब देखें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट वैल्यू क्या होती है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट वैल्यू है 29 राज्य विधानसभा प्लस यूटी दिल्ली पुडुचेरी, 29 राज्य विधानसभा प्लस दिल्ली पुडुचेरी राज्य विधानसभा के विधायकों के, निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य। ये स्पष्ट है। और ये हमें कितना नंबर मिल चुका है, 5 लाख। इसी कैलकुलेशन से, जब हमने कैलकुलेशन पिछला फार्मूला लिया है, उसमें हमें 29 राज्य के विधानसभा सदस्यों और यूटी 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य हमें मिल गए कुल 5 लाख। और हमें उसमें डिवाइडेड बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आपको याद दिला दें, डिवाइडेड बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केवल लोकसभा नहीं, केवल राज्यसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा नहीं, बल्कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 1000 को डिवाइड नहीं किया जाता। 1000 को डिवाइड केवल पहले में किया था, इसमें 100 को भी नहीं। कौन कर रहा है 100, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। अब आप देखेंगे 5 लाख में 776 को आप भाग दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा फिर एक सांसद के मत का मूल्य। तो हमें एक सांसद के मत का मूल्य चाहिए या 776? एक सांसद का मत मूल्य लेकर क्या करेंगे हमें, हमें तो अगर हमें 4000, इनका मत मूल्य कितना है 5 लाख, तो हमें एक विधायक का मत मूल्य चाहिए पूरे विधायकों का, क्या ये पूरे विधायकों को चाहिए, तभी तो कैलकुलेशन आ रहा है। ये एक विधायक का लेकर क्या करेंगे हम। तो दूसरा, तो हमें 776 सांसदों का मत मूल्य चाहिए। तो यहां तो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें एक सांसद का मत मूल्य आ रहा है, एक सांसद का मत मूल्य आ रहा है। और आप ये देखिए, बात को सीधा शब्द में कहें, अगर हमें 776 सांसदों के मत मूल्य चाहिए तो इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए, और जो आएगा फिर उसमें 776 को पहले डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना। बात सीधी है, 776 सांसदों के मत मूल्य भी कितने आएंगे, 5 लाख। 10-20 का फर्क आएगा, अब कैलकुलेट करके देख लिए। भाई एक सांसद का 708 आया, तो 776 कितना आएगा, 5,49,000, मतलब 5 लाख हमने मान लिया। अनुपात बन गया कि नहीं, अब देखिए अनुपात बना कि नहीं। ये फार्मूला है सांसदों के लिए, इसलिए जो पिछली बार पीटी में सवाल पूछा गया है, सभी सांसदों के मत का मूल्य एक होगा या अलग अलग, सभी सांसदों के मत का मूल्य एक होगा, विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग। हाँ, सभी एक राज्य के विधायकों का मत का मूल्य एक। तो ये बात कैलकुलेशन आ गई, इसका मतलब हो गया। अब देखिए कैसे अनुपातिक समानता बन गई, अनुपातिक समानता कैसे बन गई, यहाँ का भी मत मूल्य 5 लाख, यहाँ का भी मत मूल्य 5 लाख। अब बताइए संघ और राज्यों में पलड़ा दोनों का समान हो गया, किसी का भारी रहा, राज्यों के बीच अनुपातिक समानता हमने स्थापित कर दी। ये तरीका अपनाते हैं। अब ये बात संविधान में लिखी गई है। अब उसके बाद जरा चले रिप्रेजेंटेशन है ना, पीपुल्स एक्ट में क्या लिखा गया है और फिर चुनाव होता कैसे है। अगला, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट में नहीं बल्कि प्रेसिडेंशियल एक्ट 1951 में। अब प्रेसिडेंशियल एक्ट में क्या बातें लिखी गई, यहां हटा दिया, कुछ और पूछना है आपको, बताइए क्या। 776 इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या, क्या भाई। आप देखो हमें 776, इसका मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मत मूल्य कितना हमने निकाल लिया, तो लगभग 708 आएगा। ये कैलकुलेशन है। तो हमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मत मूल्य चाहिए 776 का, तो 776 का अगर आपको लेना हो तो कितना कितना क्वालिफाई है, 708 कितना जाएगा, 5 लाख के आसपास, यही है।
आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन है क्या है? अब अगला, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में क्या बातें लिखी गई है? पहला, सॉरी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं फिर जरा हम देखें। राष्ट्रपति के निर्वाचन एक्ट में जो बातें लिखी गई हैं कि पहला, कि राष्ट्रपति के लिए जो नामांकन जारी करेगा 15,000 रुपए चाहिए। दैट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1951। कि पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन भाग लेना चाहते हैं तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 15,000। लेकिन हमारे एक एक से बहादुर थे, काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ 15,000 रुपए जमा करके राष्ट्रपति के चुनाव लड़ गए। और अब जानते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ जाएगा पूरे देश में उसका प्रचार हो जाएगा। सबसे अच्छा प्रचार का तरीका क्या है? तो इससे इससे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परेशान हो गए। काका से पूछा गया, काका ये बताओ चुनाव लड़ते क्यों हो? उनका हारने का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए मैं चुनाव लड़ता हूं। और जब वो चुनाव लड़ने लगे तो इससे फिर प्रेसिडेंशियल एक्ट में चेंज करना पड़ा। काका जोगिंदर सिंह ने एक्ट में चेंज करवा दिया और अब एक्ट में ये लिख दिया गया है कि 50 प्रस्तावक और 50 निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक चाहिए। अब ये लेना बड़ा मुश्किल है, ये आप नहीं ले सकते। निर्वाचक मंडल के इन 50 में सांसद भी, 50 का मतलब क्या है? इनमें से 50 सामान्य व्यक्ति नहीं, प्रस्तावक अनुमोदक चाहिए, इनमें से 50 चाहिए। 4,809 में विधायक हो, सांसद हो, 50 प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक अनुमोदक का सिंपल मतलब होता है राष्ट्रपति का जो नामांकन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन, नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म, उसे 50 लोगों के सिग्नेचर एक फॉर्म पे होने चाहिए, दूसरे 50 के दूसरे फॉर्म पे। यानी कुल मिला के आपको इलेक्टोरल कॉलेज के 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले पाएंगे। दूसरी बात है। तीसरा, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कभी किसी को डिबेट हो गया, कभी प्रॉब्लम है, तो इलेक्शन यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट की बात है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाएगा। इट कैन बी ओनली चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, नॉट एनी अदर कोर्ट। ये एक्ट में लिखा गया है केवल उसको उच्चतम न्यायालय के सामने चैलेंज किया जाएगा। और चैलेंज करेगा कौन? वह व्यक्ति जो खुद उम्मीदवार हो। आम नागरिक इसको चैलेंज कभी नहीं करेगा। ये तो हमारे तो एक से लोग आजकल एक चले जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमें प्रॉब्लम है, तो हु कैन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? हु इज हिमसेल्फ द कैंडिडेट। जो खुद उसमें उम्मीदवार रहा हो वो चैलेंज कर सकता है। अगली बात है एक्ट में, प्रेसिडेंशियल एक्ट के हिसाब से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आपको एक कोटा प्राप्त करना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोटा प्राप्त करना है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? जैसे राज्यसभा का निर्वाचन होता है उस मामले में, क्योंकि ईवीएम का प्रयोग नहीं हो सकता और न ही दल बदल अधिनियम का प्रयोग होता है। अब मैं आपको प्रीलिम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए याद दिला दूं, हमारे कौन कौन से ऐसे इलेक्शन है जहां एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। एंटी डिफेक्शन एक्ट जहां पे लागू नहीं होता वो कौन कौन से ऐसे इलेक्शन होते हैं? पहला, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। इसका मतलब है किसी दल के मेंबर को दल के निर्देश के अनुसार मतदान करना जरूरी नहीं है, वो कहीं मतदान कर सकता है। और ऐसा हुआ भी था इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा 1969 में जब कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, और इंदिरा गांधी ने बीपी गिरी को वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन करवा के राष्ट्रपति के लिए चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया। और इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं बड़ी लोकतांत्रिक महिला हूं और मैं सारे कांग्रेस के पार्टी मेंबर से यह अपेक्षा करता हूं कि वो अपने अंतरात्मा पर वोट दें, पार्टी के नाम पे नहीं। और अंतरात्मा पर वोट देने का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बीबी गिरी के फेवर में वोट दे दिया
और एक निर्दलीय प्रत्याशी पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया और राष्ट्रपति का ऑफिशियल कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव हार गया। और जैसे चुनाव का परिणाम है पूरे भारत में कोलाहल मच गया और पता चल गया इसके पीछे किसका दिमाग था, इंदिरा गांधी का। क्योंकि इंदिरा गांधी नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि इस राष्ट्रपति के दौरान इंदिरा गांधी बड़ी कमजोर प्रधानमंत्री थी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उनकी बड़ी कमजोर हैसियत थी और उन्होंने प्रपोज किया था बीबी गिरी का नाम, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका नाम अस्वीकार कर दिया। तो उनको लगा भाई मेरे पीएम बनने का मतलब क्या है। और नीलम संजीव रेड्डी वॉज अ वेरी हाई प्रोफाइल लीडर, कांग्रेस के सिंडिकेट नेता थे। सिंडिकेट का मतलब वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम था, मोरारजी भाई देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, निजलिंगप्पा। ऐसे वरिष्ठ नेताओं के सामने इंदिरा गांधी चलती नहीं थी। इंदिरा गांधी ने सोचा है वरिष्ठ नेताओं की चाल है कि नीलम संजीव रेड्डी अगर प्रेसिडेंट बन गए तो मेरे हाथ पांव हमेशा बच जाएंगे। इसका मतलब एक तो दिखता है कि इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट अ रबर स्टैंप, और अगर कोई रबर स्टैंप होता तो इंदिरा गांधी राष्ट्रपति के लिए इतनी कसमकस न करती। और इंदिरा गांधी का खास स्टाइल था। नेहरू के समय जो राष्ट्रपति बने दे वर नॉट द चॉइस ऑफ नेहरू। सच पूछे जब पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू बन गए तो वो चाहते थे राष्ट्रपति राधाकृष्णन बने। नेहरू वॉज नॉट इन फेवर ऑफ राजेंद्र प्रसाद। और नेहरू के इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बस एक मामला था। बस मामला ये था कि नेहरू चाहते थे कि मैं चूंकि नॉर्थ इंडिया से हूं, प्रधानमंत्री के रूप में कोई साउथ इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो बैलेंस रहेगा, अच्छा लगेगा, डेमोक्रेटिक होगा, ये बात अच्छी लगेगी। राजेंद्र प्रसाद ने कहा नेहरू ऐसा है तुम ही प्रधानमंत्री पर छोड़ दो, कोई साउथ इंडिया का जाए। अब ये प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से और आप याद रखिए जो पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्रभावशाली थे। उनका कद प्रधानमंत्री कद से बिल्कुल भी नीचे नहीं था। उनका जनता में बड़ा सम्मान था। व्हेन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद रिटायर्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट हाउस, और जब भारतीय रेल से वो घर जाने लगे तो रेल के किनारे लोग खड़े होकर उनका अभिवादन उन्होंने किया। और बड़े बड़े बैरिस्टर थे, उनके बारे में कहा जाता था राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजी की बड़ी जानकारों में एक थे। और उनके बारे में कहा जाता दोनों हाथों से एक साथ पत्र लिखते थे। ही वॉज वेरी जीनियस। उनका बड़ा प्रभाव था इस वजह से, बट ही वॉज नॉट अ चॉइस ऑफ नेहरू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंदिरा गांधी ने परंपरा बदल दी। इंदिरा गांधी ने कहा हाँ जी कहना है, तो इंदिरा गांधी ने सारे प्रेसिडेंट अपने चॉइस के बनाए। और इसका परिणाम रहा कि जैल सिंह बिकेम द प्रेसिडेंट, इट वॉज बीबी गिरी चॉइस ऑफ इंदिरा गांधी, फखरुद्दीन अहमद चॉइस ऑफ इंदिरा गांधी, जैल सिंह चॉइस ऑफ इंदिरा गांधी। जैल सिंह तो इतना तक कह दिया था अगर इंदिरा गांधी मुझसे कह दें तो मैं तो झाड़ू मारने को तैयार हूं। इंदिरा गांधी का प्रभाव था। इंदिरा गांधी बिलीव इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इंदिरा गांधी के बाद दोबारा, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर का चॉइस प्रेसिडेंट नहीं हो पाया, क्योंकि आफ्टर 19 कोलिशन गवर्नमेंट हो गया। कोलिशन गवर्नमेंट होने पे किसी एक दल की चली ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर वाज नो लॉन्गर द प्रेसिडेंट वाज नो लॉन्गर अ चॉइस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। अभी इंदिरा गांधी को पहली बार ऐसा देखा कि कोविद के रूप में, कोविद इज द चॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी। कोविद को कौन जानता था इसके पहले? मतलब उनके नाम पे तो कोई सहमति ही नहीं थी, उनके नाम का मतलब कोई चर्चा ही नहीं थी वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ही वाज जस्ट गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर तो हमारे देश में 29 है, लेकिन ही वाज चोजन, इट वाज अ पर्सनल चॉइस ऑफ मोदी। तो आप याद रखिए जब प्रधानमंत्री स्ट्रांग होगा तो राष्ट्रपति कमजोर होना ही पड़ेगा, और जब प्रधानमंत्री कमजोर होगा तो राष्ट्रपति के लिए काम करने का स्पेस अपने आप बढ़ जाएगा। दीज आर द पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसलिए ये कहना कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप है नहीं है, आप संविधान से इसका पता नहीं कर सकते। दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। और एक बार ऐसा इलेक्शन हुआ है राष्ट्रपति का, नीलम संजीव रेड्डी जब चुनाव में खड़े थे 1977 में, फिर राष्ट्रपति वो बने, पहली बार हारे, दूसरी बार जनता पार्टी कैंडिडेट के रूप में ही बिकेम द प्रेसिडेंट। लेकिन जब राष्ट्रपति बनने के लिए खड़े हुए थे तो उनके खिलाफ जितने लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था सबके नॉमिनेशन रद्द हो गए, कुछ कुछ गलतियां थी, इसलिए वो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट हो गए 1977 में। और उसके बाद कुछ लोगों ने कहना भी शुरू किया भाई राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद है, ये तो निर्विरोध होना चाहिए, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे नहीं होता, राष्ट्रपति का निर्वाचन नाम से होता है।
ये बड़ा फर्क है। उसमें एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू इसलिए नहीं होता, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल इलेक्शन। राज्यसभा के चुनाव में भी एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन लागू नहीं होता, राज्यसभा के इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू न होने का मूल कारण है कि राज्यसभा का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधान परिषद में अगर एंटी डिफेक्शन एक्ट की बात करें तो वहां भी लागू नहीं होता, क्योंकि उसका भी इलेक्शन एकदम अलग किस्म का है, उसका भी वहां पे लागू नहीं होता। अगली बात, इसका मतलब है राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक कोटा प्राप्त करना पड़ेगा पहला, और कोटे का फार्मूला क्या है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1951 में लिखा हुआ है। कोटे का फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, वैध नंबर ऑफ वैलिड वोट्स या मतों का मूल्य, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वैल्यू, वैध मत मूल्य, केवल मत नहीं बल्कि मत मूल्य, द वैल्यू ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वैल्यू वोट्स डिवाइडेड बाई 1+1+1। 1 का मतलब क्या है? सी टू बी फुलफिल्ड। आप याद रखिए, कई बार ऐसे फार्मूले भी पीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मेंस में कोई मतलब नहीं है। एक का मतलब क्या है? राष्ट्रपति का पद तो एक ही होता है। आप याद रखिए, सी टू बी फुलफिल्ड का मतलब है पर्सन टू बी कॉन्टेस्टेड नहीं है। निर्वाचन में लड़ने वाले 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन एक हमने क्यों लिखा? क्योंकि पद तो एक ही है। इसलिए कई बार लोग क्रिटिसाइज ये करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक प्रणाली, इसका क्या मतलब है? अरे राष्ट्रपति का पद एक होता है क्योंकि अनुपातिक प्रणाली वहां होनी चाहिए जहां 4-5 लोग इलेक्टेड हो। तो लोग कहते हैं मैं राज्यसभा में तो अनुपातिक का मतलब समझ में आता है, पद ही एक है, अनुपातिक होने का मतलब क्या है? लेकिन जो बात ध्यान में देने की है कि राष्ट्रपति में अनुपातिक का मतलब राज्य के बीच, संघ राज्य के बीच है, इसलिए ठीक है, पद भले ही एक है लेकिन अनुपातिक का मतलब यहाँ पे अलग है। दूसरा +1 फार्मूला है, +1 फार्मूला है, +1 फार्मूला है। इसका मतलब है कोटा कितना होगा? अब देखिए 5 लाख प्लस 5 लाख, 10 लाख मत मूल्य हो गए, 10 लाख मत मूल्य हो गए, प्लस 2 हो गया, 1+1+1। इसका मतलब है जिसे भी राष्ट्रपति का निर्वाचन जीतना है उसे कितने मत मूल्यों का समर्थन, कोटा कितना होगा? ये मत मूल्य आपको चाहिए, दैट इज अ कोटा। तो जो भी इस कोटा को प्राप्त करेगा वो राष्ट्रपति का निर्वाचन जीत जाएगा। ये सारी बातें एक्ट में लिखी गई हैं, ये संविधान में नहीं लिखा गया है। अब जरा देखें इलेक्शन होता कैसे है। अच्छा, इसीलिए आप देखेंगे कुछ बातें जब कोटा की बात होती है तो आपको फिर याद दिला दें, जैसे कुछ बातें राज्यसभा से यहाँ काफी समान है। जैसे कि आप देखेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोट्स होता है वो प्रेफरेंस के रूप में दिया जाता है। यहां तक कि विधानसभा सदस्यों के लिए अलग बैलेट अलग चलते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बैलेट अलग होता है, फिर उसको साथ में काउंट किया जाता है। इनके लिए जो प्रेफरेंस होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोग वोट कैसे करते हैं? मान लीजिए 3 ही कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं और कोई भी निर्वाचक मंडल का सदस्य है तो क्या वोट करेगा? फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। वोटिंग इज ऑलवेज डन इन प्रेफरेंसेस। मत एक होगा। आप कहेंगे तो क्या कोई व्यक्ति एक उम्मीदवार को केवल एक ही मत दे? वो भी कर सकता है। सेकंड थर्ड प्रेफरेंस देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही उम्मीदवार को 2 प्रेफरेंस दे देगा, पहला भी दूसरा भी, तो उसका वोट अवैध हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति 2 उम्मीदवार को पहला प्रेफरेंस दे देगा, वोट का वोट अवैध हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ वोट प्रेफरेंस में दिया जाता है। तो ये कुछ बातें राज्यसभा जैसी लगती हैं हमको। वोट एक होगा, प्रेफरेंस 3 होगा। और इन बातों को ध्यान समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसी बहुत जो बारीक बातें होती है वही फर्क पूछ देगा कि एक मत होता है कि एक मत होगा, 3 मत होगा। 3 मत नहीं होगा, मत एक होगा। प्राथमिकता कितनी होगी? 3। प्रेफरेंसेस 3। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? यानी इसका मतलब है राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर रामनाथ कोविंद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप याद रखिए इसमें कांग्रेस के लोगों का भी समर्थन है।
ये पता लग गया कि वो कांग्रेस की दूसरी प्राथमिकता थे। फॉर कांग्रेस मीरा कुमार वॉज द फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर अगर मीरा कुमार हारी, उनको बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट दिया, बस वो बीजेपी के लिए सेकेंड प्रेफरेंस के उम्मीदवार थे। और इसका मतलब है जो भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत रहा है उसमें सबका समर्थन है पहला, और जो हार गया उसको भी सबका मत मिला। और ये प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपका वोट किसी भी कीमत पर बेकार न होने पाए। बस ये फर्क है कि आपकी पहली प्राथमिकता का व्यक्ति जीते, दूसरी प्राथमिकता का या तीसरी प्राथमिकता का। तो वोट का सिस्टम ऐसे चलता है। और इसलिए वोटिंग में काउंटिंग जो होती है, काउंटिंग में पहले हम पहली प्राथमिकता के वोट्स ही गिनते हैं। अब अगर 3 उम्मीदवार हैं तो जो मतपत्र होगा 3 फोल्ड में होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। और पहले केवल पहला फाड़ा जाएगा। हमें दूसरे तीसरे प्रेफरेंस देखना ही नहीं है। पहले हम यही देखेंगे कि पहली प्राथमिकता के सबसे ज्यादा वोट किसे मिले और कौन कोटा प्राप्त कर पाया। अब हम जरा इसको काउंटिंग करके देखें। तो राज्यसभा के इलेक्शन को यहां फिर हम दोहराना पड़ेगा हमें। अगला उसको अभी बता रहे हैं, पहले तो इतना आगे बढ़ने दीजिए। आगे बढ़े, ठीक है। अभी ये देख लीजिए, इसको हटा दिया यहाँ पे। अच्छा, 5 लाख 10 लाख ये तो क्लियर हो गया, इसको भी हटा दें। क्या समझ में नहीं है बताइए। नहीं होता, हाँ। नहीं, हाँ, व्हिप जारी करता है। व्हिप जारी करता है और पार्टी मेंबर का वोट अवैध हो सकता है, लेकिन अगर किसी विधायक ने पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया तो आप उसे पार्टी से बाहर कर सकती हो, उसकी सजा रद्द नहीं होगी, अपने से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा वो। अगला है, अब देखेंगे, देखिए वोटिंग कैसे होती है। मान लीजिए पहला प्रेफरेंस है, यानी पहला क्या करें, पहली वरीयता के मतों की गणना। पहला क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंसेस वोट। पहली वरीयता के मतों की गणना, द काउंटिंग ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंसेस वोट। कुल मत मूल्य कितने हैं, 10 लाख। कोटा कितना पाना है, 5 लाख 1। तो मान लीजिए कि ए ए प्रत्याशी को 6 लाख वोट्स मिल गए, बी को 3 लाख वोट मिल गए और सी को 1 लाख वोट मिल गए। तो किसे कोटा मिल गया, ए। सिंपल इलेक्शन है, क्योंकि कोटा 5 लाख 1 से ज्यादा होना चाहिए। इस एग्जाम का सबसे सिंपल तरीका है और 99% कंडीशन में यही होता है कि भाई किसी को कोटा मिल जाएगा। लेकिन बात ध्यान में रखने की है कि जिन 6 लाख लोगों ने ए को पहली प्राथमिकता दी है, उन 6 लाख लोगों ने अपनी प्राथमिकता बी और सी को भी दी होगी। तो हमने केवल पहली प्राथमिकता के वोटों गणना की है, क्योंकि हमें दूसरी प्राथमिकता के वोटों गणना की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि पहली प्राथमिकता के वोटों में किसी को क्लियर कट कोटा न मिल पाए, तब हमें दूसरी प्राथमिकता के मतों की गणना करनी पड़ेगी। दिस इज अ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। वी हैव नेवर सीन द सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंसेस वोट, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी को कोटा मिल गया तो बाकी वी डोंट नीड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अदर प्रेफरेंसेस। अब जरा देखिए, अब दूसरी कंडीशन करें, क्योंकि हमें एकल संक्रमण भी समझना है। अनुपातिक पद्धति को हमने बता दिया। अब जरा कल्पना करिए कि पहला प्रेफरेंस का फिर दोबारा कंडीशन ए, कंडीशन ये है, ये सबसे सिंपल थी। कंडीशन बी आ गई कि मान लीजिए कि काउंटिंग द फर्स्ट प्रेफरेंसेस वोट अगेन, पहली प्राथमिकता के वोट्स हमने काउंट किए और ए, बी और सी 3 कैंडिडेट से ए को मिला 4 लाख वोट, बी को मिला 3.5 लाख, तो सी के पास कितना बचेगा, 2 पॉइंट, यही सही है, ठीक है। ठीक तो है कैलकुलेशन, ठीक। अब बताइए, इसमें पहली वरीयता के मतगणना में किसी को भी कोटा नहीं मिल पाया,
किसी कोटा नहीं मिल पाया। देन अब इस कंडीशन में हमें दूसरी वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ेगी। नाउ विल स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ सेकेंड प्रेफरेंसेस वोट। अब जरा देखिए, सेकेंड प्रेफरेंसेस वोट का मतलब क्या होता है? पहला तो हमने देख लिया, द्वितीय वरीयता के मतों की गणना कैसी होती है? क्योंकि अगर हमने फिर बता दिया, पहली वरीयता के मतों की गणना में अगर किसी कोटा मिल गया होता तो स्टॉप वहीं हो जाता मामला। और आपको याद दिला दें, केवल बीबी गिरी के समय ऐसा हुआ था कि जब हमें सेकेंड प्रेफरेंसेस वोट गिनने बन गए, अदरवाइज कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा हुआ नहीं। अब जरा देखिए, सेकेंड प्रेफरेंस हमें वोट गिनना है कैसे? इसका मतलब ये होता है, हम ये देखेंगे किसको पहली प्राथमिकता के सबसे कम वोट मिले हैं, वो कौन है? सी। इसका मतलब इसकी विदाई करनी पड़ेगी, हमें स्वीकार देंगे भाई देखो तुम चुनाव जीत नहीं पाओगे। क्यों? हम सी क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि इसे पहली प्राथमिकता का सबसे कम प्रेफरेंस मिला हुआ है, इसलिए हटा रहे हैं। बाकी क्योंकि बाकी तो को पहली प्राथमिकता के ज्यादा प्रेफरेंसेस हैं, तो पहली प्राथमिकता के सिर्फ लीस्ट प्रेफरेंस होगा। हो सकता है अगर इसका नाम ऊपर होता तो मैं इसको हटाते। लीस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, पहली प्राथमिकता का सबसे कम मत होना चाहिए, इसको हम हटाएंगे। और इसको हटाकर ये देखेंगे कि आखिर में जिन 2.5 लोगों ने सी को पहली प्राथमिकता दी, उनकी प्राथमिकता अगर बी के लिए भी तो होगी। ये स्पष्ट है? तो अब हम देखेंगे कि सी जिन 2.5 लाख लोगों ने सी को पहली प्राथमिकता दी, उनकी ए और बी के लिए क्या प्राथमिकता थी? ये दूसरी प्राथमिकता है। सेकेंड प्रेफरेंस का मतलब है कि जिसे लीस्ट प्रेफरेंस मिला हुआ है, जिसे पहली प्राथमिकता का सबसे कम वोट मिला है, उसके अदर प्रेफरेंसेस क्या है? दैट इज सेकेंड प्रेफरेंस। यहां सेकेंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है? अन्य प्राथमिकता। अन्य प्राथमिकता किसकी? जिसे पहली प्राथमिकता के सबसे कम वोट मिले हुए हैं। और दूसरा, लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए, ये सब एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, बाकी उधर वाली बात महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए हमने ये देखा कि 2.5 लोगों में 1.5 लाख ने ए को पहली प्राथमिकता दी है, ये स्पष्ट है। और 1 लाख 2.5 लाख लोग तो ही है, बाकी एक ने अपनी बी को 1 लाख लोगों ने प्राथमिकता दी है। भाई सेकेंड प्रेफरेंस का मतलब तो ये हो गया। अन्य प्रेफरेंसेस, तो जब हमने 2.5 वोट को 2.5 जो पहली प्राथमिकता का बैलेट था उसको अलग कर दिए। अब 2.5 लोगों के हमने देखे कि इन दूसरी तीसरी प्राथमिकता बी यानी ए और बी के इन लोगों ने कितने वोट दिए थे। इनके हिसाब से ए को 1.5, इसके हिसाब बी को 1.0। अब क्या करेंगे? संक्रमण करेंगे। अब क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव की तरह एकल संक्रमणी पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए, संक्रमण करेंगे। संक्रमण किसमें करेंगे? पहली प्रात ए को कितना वोट मिला है? 4 लाख। बी को कितना वोट मिला है? यानी पहली प्राथमिकता के वोटों के साथ संक्रमण करेंगे दूसरी प्राथमिकता के वोट का। अब हमने ट्रांसफर कर दिया, संक्रमण किया 1.5 और 1, इसको कितना मिल गया? 5.5 लाख। इसको कितना मिल गया? 4.5 लाख। राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीता? ए। राष्ट्रपति चुनाव ए जीत गया। दैट इज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आगे बढ़े। बाकी हमने जो बेसिक बात आपको बता दी कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1951 के जो बेसिक फैक्ट थे वो बता दिए। संविधान की बातें मैंने बता दी। संविधान में बेसिक आधार लिखा हुआ है और ये सब। अब आगे बढ़े। अब अगला बताइए, क्या करें? दोनों लोगों को कोटा एक बराबर हो जाए कि क्या क्या पूछा आपने?
दोनों कोटे से ऊपर निकल जाए तो मैथमेटिक्स से सारे सिद्धांत गलत हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के सारे सिद्धांत गलत हो जाएंगे। अरे दोनों कोटा से पहले कैसे निकलेगा यार? फर्स्ट दोनों कोटा से निकलेंगे, इसका मतलब पहले को पहली दूसरी वरीयता गणना ही नहीं करनी पड़ेगी, पहली वरीयता में जो जाए। अरे भाई आपकी प्राथमिकता है, अब जरा सोच के देखिए, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर फॉर्म आपको भरना है, आईएएस की पहली प्राथमिकता होगी, दूसरी प्राथमिकता होगी, तो ऐसी कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे उम्मीदवारों के साथ है, क्लियर कट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्राथमिकता क्या होगी, पार्टी लाइन पर डिसाइड होता है। ऐसा थोड़े कि विधायक और सांसद किसी पार्टी के मेंबर होते हैं, ऐसा थोड़े कि कोई भी जीत जाएगा। अभी ये देखिए खुजली करने वाली बात हो गई। अब सब कुछ जब समझ में आ गया तो अभी दिमाग चलाने लगे वहां, उससे अच्छा धन विधेयक याद कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। अब अगला हेडिंग, राष्ट्रपति के कार्य। पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हटा दें। अब किसी ने सवाल पूछा है कि अगर राज्यसभा के चुनाव में दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता। देखिए, दल बदल अधिनियम नहीं होता। किसी ने पूछा गुजरात में राज्यसभा के मेंबर का, विधानसभा के मेंबर का चुनाव अवैध क्यों हुआ था? कि उन्होंने दिखा दिया था वोट अवैध होता है, एंटी डिफेक्शन एक्ट ये नहीं है। इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक विधायक है, एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू न होने का मतलब यह है कि मान लीजिए कांग्रेस का विधायक है और उसने चोरी से बीजेपी को वोट दे दिया, तो बाद में आप चाहे तो उस विधायक को पार्टी से निकाल देंगे, उसका वोट इनवैलिड नहीं होगा, बशर्ते प्रोसीजर को फॉलो करता है। तो अगला है पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहला, राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले एक एक शक्तियों को देखेंगे, फिर हम सब मिला के देखेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियां। राष्ट्रपति कार्यपालिकी शक्तियों में जो बात पहले लिखी गई है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन द प्रेसिडेंट। सभी प्रकार की, अब कोई अभी सवाल पूछ रहा है संविधान के आधिकारिक ढांचा, आधारभूत ढांचा में पढ़ाया क्या आधारभूत ढांचा? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्या हमने छोड़ रखा है, अभी तो मैंने बताया ही नहीं। तो क्या लिखा आपने? हाँ, कार्यपालिकी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स तो पहले लिखा हुआ है। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि राष्ट्र, ये भारत का एक राष्ट्रपति हो, कल के लिए कोई डिस्प्यूट न कर ले, दो होगा। इतनी सामान्य बातों को ध्यान लिखा गया है कि राष्ट्रपति के, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स लाइज इन द प्रेसिडेंट। संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन लाइज इन प्रेसिडेंट। संघ सरकार की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये हमारे संविधान में लिखा गया है 53 में, और जिसमें वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होगा। ही इज ऑल्सो कमांडर ऑफ ऑल द 3 विंग्स ऑफ आर्मी। जरा सोचिए दोस्तों, बड़ा रोचक माहौल तब होता था जब प्रतिभा देवी जी पाटिल 26 जनवरी में तीनों सेनाओं कमांडिंग करती थी। अगर सोचिए प्रतिभा देवी जी पाटिल फौज में भर्ती होती, भर्ती हो पाती? जो फौज में भर्ती नहीं हो पाया वो तीनों सेनाओं का कमांडर हो गया। तो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर लाइज इन प्रेसिडेंट, दैट इज इन आर्टिकल 53। लेकिन संविधान में कहीं डिफाइन नहीं है कार्यपालिकी शक्तियों का मतलब क्या है, वो डिफाइन कभी नहीं है। अब सवाल है कि कार्यपालिकी शक्तियों का, अब जो एक बात बेसिक याद दिला दे, अब अगर
संविधान में सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इसका तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि राष्ट्रपति में सारी शक्तियां हैं। लेकिन सवाल है, संविधान दे रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन दे रहा है? संविधान। वही बात आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में संविधान शक्तियां दे, जनता शक्तियां न दे, तो आपकी शक्तियां कैसी होंगी? प्राइम मिनिस्टर को संविधान ने शक्तियां, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को शक्तियां कहां से मिल रही थी? संविधान से। जनता से? कौन कह रहा है जनता से? कमाल की है, ये इस साल का सबसे बड़ा मजाक है। जो अपने लिए एक लोकसभा की सीट न जीत पाए उसे जनता शक्ति दे रही है? नहीं। इसलिए ऑलवेज इसका मतलब है संविधान किसी को शक्ति दे रहा है, अगर वो शक्ति जनता के द्वारा सपोर्टेड नहीं है तो वो शक्ति वास्तविक और पावरफुल नहीं हो पाएगी। मनमोहन सिंह दिल्ली से, नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, और यदि मनमोहन सिंह देखो, ही वॉज अ वेरी सिंपल ऑनेस्ट पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे थे, प्रधानमंत्री के रूप में बेकार थे। और खुशवंत सिंह ने उनके बारे में कोई लेख लिखा था, खुशवंत सिंह बड़े पत्रकार थे, अब नहीं रहे। तो खुशवंत सिंह ने कहा था कि मनमोहन सिंह ने मुझसे चुनाव लड़ने के लिए 3-4 लाख रुपए उधार लिए थे पेट्रोल टोल के लिए, लेकिन उन्होंने कहा पहली बार ऐसा पॉलिटिशियन मैंने देखा जो उधार को वापस कर गया। भाई खुशवंत सिंह बड़े 5 स्टार होल्डर थे, बड़े अमीर आदमी थे, तो कई बार पैसे लेने लोगों से जाते थे, तो उनका बहुत सारे पॉलिटिशियन मुझसे पैसा लेकर गए लेकिन आज तक वापस नहीं किए। तो मनमोहन सिंह से शरीफ आदमी मैंने आज तक पॉलिटिक्स में से देखा नहीं, एंड ही वाज राइट। शरीफ व्यक्ति थे वो। तभी दोस्तों सोनिया गांधी उनको चला लिया। शरीफ ना होते तो क्या वो प्रधानमंत्री बन पाते दोस्तों? अरे शरद पवार उधर थे, अर्जुन सिंह उधर थे, और एक एक से लोग ताने बैठे हुए थे, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। नो बडी इमेजिन्ड। और कृपा थी तभी तो दोस्तों। लेकिन सवाल यह है, संविधान जिसे शक्तियां देता है, तो क्या राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करे, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं? इसलिए आर्टिकल 53 को एक बात और से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बात डिबेट संविधान ये बात डिबेट संविधान सभा में हुई, क्योंकि वी हैव ऑप्टेड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जब संविधान लिखा जाने लगा तो ये हुआ कि ठीक है, सारी शक्तियां तो राष्ट्रपति को दी जा रही हैं, लेकिन क्या राष्ट्रपति ये शक्तियों का प्रयोग करेगा कैसे? उसके लिए फिर एक आर्टिकल और सप्लीमेंट किया गया, और वो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 74 का क्लॉज 1। तो दोनों को हमें साथ साथ पढ़ने की आवश्यकता है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 इसमें लिखा गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 74(1) में लिखा गया है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, विच इज हेडेड बाय द पीएम। एक मंत्री परिषद होगी, इसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के आधार पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के आधार पर काम करेगा, तो प्रेसिडेंट will act according to an advice of council of minister which is headed by the PM। दूसरी बात इस भी है कि जब मंत्रिपरिषद, अब सवाल बड़ा उत्पन्न हो जाता है कि जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के आधार पर काम करेगा तो सलाह और सहायता, सलाह में डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, तो सवाल है कि मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद कुछ और कह रहा है, राष्ट्रपति इज नॉट एग्रीड बाय दैट एडवाइस, तो आखिर में ऐसी असहमति हो जाए तो क्या मानना पड़ेगा? इसीलिए ये बात हमारे यहाँ लिखी गई। दूसरी बात ये लिखी गई कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना भी काम कर सकता है?
तो पहला बहुत स्पष्ट है, पहला स्पष्ट है, पहला इसमें जो डिबेट है वो बहुत स्पष्ट है। पहला, भारत में संसदीय शासन की प्रणाली अपनाई गई है। Since we have opted parliamentary form of government, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए मंत्रिपरिषद के अभाव में, इन एब्सेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के अभाव में राष्ट्रपति कार्य ही नहीं कर सकता। इन एब्सेंस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कांट एक्ट अलोन। और बात याद रखिए, वो बात ध्यान देने की है कि मंत्रिपरिषद के बिना राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता। अब यार कंपैरिजन अब देखिए, राज्यों में राज्यपाल काम कर लेता है बिना मंत्रिपरिषद के। जब अभी जम्मू कश्मीर देखिए, सत्यपाल मलिक इज गवर्नर। राज्यों में ऐसा प्रावधान है कि राज्यों में क्या होगा कि मंत्रिपरिषद के बिना राज्यपाल काम कर लेगा, लेकिन संघ में ऐसा प्रावधान बिल्कुल नहीं है। यानी मंत्रिपरिषद तो होना ही चाहिए। विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कांट एक्ट अलोन। और वो सरकार चाहे काम चलाऊ सरकार ही क्यों ना हो। अगला पॉइंट, और वो सरकार, इट मे बी अ केयर टेकर गवर्नमेंट टू, यह सरकार चाहे काम चलाऊ सरकार ही क्यों ना हो। काम चलाऊ अंडरलाइन, केयर टेकर गवर्नमेंट अंडरलाइन। दूसरी बात आप कहेंगे, इसका मतलब है कि अगर सलाह और सहायता प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद न रहे तो राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अगर प्रशासनिक रूप में देखें, अगला पॉइंट, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट, प्रशासनिक रूप में भी मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कांट एक्ट विदाउट द असिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति किसी मंत्रालय का प्रधान नहीं होता। प्रेसिडेंट इज नॉट हेड ऑफ एनी मिनिस्ट्री, क्योंकि राष्ट्रपति किसी मंत्रालय का प्रधान नहीं होता। और तीसरी पोजीशन आप देखिए, अगर मान लीजिए, अगर हम ये बात कहें कि, अगर हमें कहें कि, अगर हम मान लीजिए कहें, दूसरी बात ये कहें कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना काम करना चाहे तो क्या होगा। देखिए पहला इक्वेशन है, अभी इसके और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन पहला इक्वेशन आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति कहे कि मैं मंत्रिपरिषद की सलाह से काम नहीं करूंगा, तो क्या कर सकता है। तो इसमें फिर प्रेसिडेंट ये करेगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, वो रिजाइन कर देगा। अगर राष्ट्रपति उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसमें दो ऑप्शन बनते हैं, या तो पीएम रिजाइन करेगा या तो प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ला दिया जाएगा। क्योंकि वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात न्यायपालिका ने भी कहा है, शमशेर सिंह केस में, इंदिरा गांधी केस में, इंदिरा वर्सेस राजनारायण केस में, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कही है कि संसदीय शासन में, क्योंकि प्रधानमंत्री, आप याद रखिए, वाई प्रेसिडेंट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला भी आर्गुमेंट है, अगला है, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता द्वारा निर्वाचित भी होती है. सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल. ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता द्वारा निर्वाचित भी होती है. इसीलिए राजनीतिक शक्तियां या वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं. Therefore, real and political power lies in the Council of Ministers. मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं. और जरा सोच के देखिए, हम दूसरे भी क्वेश्चन बात करें. अगर मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया और प्रेसिडेंट ने इस एडवाइस को नहीं माना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगी तो राष्ट्रपति दूसरी सरकार कहाँ बना पाएगा. और संविधान में बात है कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता. और प्रेसिडेंट संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेता है. प्रेसिडेंट टेक द ओथ, जैसे न्यायाधीश शपथ दिलाता है, तो प्रेसिडेंट टेक द ओथ फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी. मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री थे, एक बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच कोई विवाद हो गया, उन्हें धमकी दे दी. राष्ट्रपति ने किसी बिल पे साइन करने से मना कर दिया, तो उन्हें धमकी, मैं अभी रिजाइन कर रहा हूँ. उधर सोच के देखिए, व्हेन पीएम रिजाइंस, इंचार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाहर चली जाएगी. जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाहर चली जाएगी तो प्रेसिडेंट दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनाएगा, क्योंकि इसे लोकसभा में भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए. लास्ट आप बात कर लीजिए, अगर लास्ट बात करें, इसलिए अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम नहीं कर रहा है तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट टू. बात बहुत ध्यान देने की है. प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स नन. यद्यप संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, सही बात है, लेकिन प्रेसिडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसकी है. और इसीलिए कि बिकॉज द पावर लाइज इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसलिए उसको काम करना चाहिए. इसलिए काम करना चाहिए. अगला पॉइंट, अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य नहीं करता, in a case where president refused to act according to aid and advice of council of ministers, यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य नहीं करता तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा. दिस इज सपोज टू बी द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरलाइन. संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, अंडरलाइन. जिसके आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जिसके आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है. Even impeachment motion can be brought about against the president, जिसके आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है. जिसके आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है. इतने बेसिस हैं. व्हाई ही शुड बी एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो आप फिर दूसरा सवाल ये पूछेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, उसका बेस क्या है. अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है. संविधान का उल्लंघन परिभाषित तो नहीं है, लेकिन संविधान का उल्लंघन कैसे, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सत्ता में है, जिसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लोकसभा में बाकायदा समर्थन है,
उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतने सारे आर्गुमेंट हैं कि वाई प्रेसिडेंट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों पर बढ़ने से पहले फिर हम अगला सवाल ये उठाएं, इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति के पास तो फिर ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। मतलब क्या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में कोई अपना डिसीजन ले नहीं पाए? और इट मीन्स एक ही चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू एन एंड एडवाइस ऑफ एक्ट अकॉर्डिंग टू एन एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका मतलब है क्या राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है क्या? कहीं लिखा गया है ऐसा संविधान में? There is any provision in the constitution which allows the discretionary power of the president? लिखा है या नहीं लिखा नहीं गया है? तो क्या क्या प्रेसिडेंट काम कर सकता है बिना एयर एंड वाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के? क्योंकि देखिए ये विवाद हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच में थोड़े वैचारिक मतभेद थे, पर्सनल मतभेद बिल्कुल नहीं थे, वैचारिक मतभेद हो सकता है। दोनों की लाइफ स्टाइल अलग थी। अच्छा, नेहरू बड़े मॉडर्न जीवन शैली के आदमी थे और बड़ी वैज्ञानिक सोच रखते थे। राजेंद्र प्रसाद का दृष्टिकोण थोड़ा स्पिरिचुअल था और नेहरू बड़े सेकुलर, रेडिकल रूप में सेकुलर थे। रेडिकल का मतलब है कल्चर को भी नहीं मानते, धर्म की बात तो बहुत दूर की बात है, तो मंदिर मस्जिद से सब मतलब रखते नहीं थे। अब राजेंद्र प्रसाद गए प्रेसिडेंट हाउस में तो सब लिखवा दिया ओम भूर्भुवः स्वः। नेहरू पहुंचे, नेहरू कहा फिर डॉक्टर साहब ये सब क्या करवा रहे हो यार? अरे वी आर लिविंग इन प्रेसिडेंट हाउस। राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं व्यक्तिगत रूप में जिस धर्म को मानता हूं वो लिखवाया है, मैं जाऊंगा पेंट करा दूंगा। अरे मैं भी तो व्यक्तिगत रूप में हूं, ये प्रेसिडेंट का हाउस है, मेरा भी हाउस है। अब इसका जवाब कैसे दिया जाए, बड़ा मुश्किल था। और एक बार राजेंद्र प्रसाद जब सोमनाथ मंदिर के रिनोवेशन में जाना चाहते थे, नेहरू ऑब्जेक्टेड। नेहरू ने कहा अरे धर्म विशेष कार्यक्रम है। उन्होंने कहा मैं भी तो धर्म को मानता हूं। अरे राष्ट्रपति के रूप में मेरा धर्म नहीं है, व्यक्ति के रूप में तो है। थोड़ा सा इस मामले पे। और एक बार तो प्रेसिडेंट ने 1961 में एक बड़ा भाषण था, उसमें ये बात कह दी थी कि हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो हमेशा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य करे। और 74 और 53 को देखिए तो ऐसा लगता है देयर इज नथिंग लाइक बाइंडिंग, लेकिन बाकी प्रोविजन को देखिए तो ऐसा लगता है इट्स बाइंडिंग। तो उस पर राष्ट्रपति ने बवाल उठा दिया था। इंदिरा गांधी ने ऐसा अमेंडमेंट कर दिया कि उसके स्कोप ही खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट कर दिया, उसने शैल एक्ट, कार्य करेगा, कार्य करेगा, और इंदिरा गांधी ने कई उसमें स्कोप बंद कर दिए। लेकिन आप याद रखिए इंदिरा गांधी के इस अमेंडमेंट के बाद भी कई जगह राष्ट्रपति अपने हिसाब से काम कर सकता है, यद्यपि उसे संविधान या परमिशन नहीं देता। देयर इज नथिंग लाइक डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में उसे कोई विवेकाधीन शक्तियां है ही नहीं है, फिर भी वो कई मामलों पे मंत्रिपरिषद की सलाह के अलावा भी काम कर सकता है। कैसे? अब ये बात हम डिस्कस कर लें, फिर एक एक शक्ति पे चलें। कार्यपालिक की शक्ति क्या है सब? तो पहला राष्ट्रपति हेडिंग है, हेडिंग तो लिखा है। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए संविधान में तो ऐसा डिस्क्रिशनरी शब्द का प्रयोग है नहीं, लेकिन कई ऐसे स्कोप हैं जहां पे प्रेसिडेंट विल एक्सरसाइज द डिस्क्रिशनरी पावर। कैसे? पहला पॉइंट कि अनुच्छेद 74 के खंड, अनुच्छेद 74(1) में ही लिखा गया है, इन द आर्टिकल 74 ऑफ क्लॉज 1,
अनुच्छेद 74 के खंड 1 में ही लिखा गया है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई किसी भी सलाह को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई किसी भी सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार अंडरलाइन। मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई किसी भी सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इवन प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक एनी एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वंस। लेकिन आप याद रखिए, एक बार भेज सकता है, लेकिन दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर उसके पास भेज दिया तो देन ही इज बाउंड टू साइन ओवर दैट। अब आप कहेंगे नहीं नहीं साइन नहीं करे तो क्या हो जाएगा, दैट विल अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। तो आप याद रखिए, हर बात हम संविधान से ही नहीं देखते, कुछ उसके मूल्यों की बात भी करते हैं। क्योंकि आप ये कहेंगे अगर वो ना माने तो क्या होगा, ना माने तो क्या होगा, तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि ना माने तो क्या होगा। लेकिन सामान्य तो मान लेता है। आपने देखो, कलाम साहब ने लाभ के पद का विधेयक दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजा था। अगर रिकंसीडर के लिए भेजा जा रहा है, इसका मतलब प्रेसिडेंट ने अपने हिसाब से काम किया, प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह नहीं ली। और कई जगह ऐसे एग्जाम्पल है, कहां कहां प्रेसिडेंट ऐसा काम कर सकता है। दूसरा पॉइंट, कहां प्रेसिडेंट को इसको मिल जाता है। याद रखिए, 74 में ये लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद रहेगी सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को। कल्पना करिए कि मंत्रिपरिषद ही नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अभी तो ने बताया मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है। व्हेन इंदिरा गांधी वॉज डाइड, याद रखिए, जब प्रधानमंत्री मर जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद का अपने आप ऑटोमेटिक विघटन हो जाएगा। मंत्री मर जाए तो नहीं। अब जब व्हेन इंदिरा गांधी वॉज डाइड, तब तो ज्ञानी जैल सिंह अकेले थे। एंड इट वॉज अ डिसीजन ऑफ ज्ञानी जैल सिंह टू अपॉइंट राजीव गांधी एज अ डिजिग्नेट पीएम। ये राष्ट्रपति का निर्णय था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि मंत्रिपरिषद कई बार नहीं भी रह सकता है, और रहे भी तो, अब मान लीजिए कि बीपी सिंह थे, बीपी सिंह लॉस्ट द कॉन्फिडेंस मोशन ओवर द फ्लोर ऑफ हाउस। वो अपने सदन के पटल पे विश्वास प्रस्ताव में हार गए। उसके बाद प्रेसिडेंट को कहा कि अब लोकसभा भंग कर दो। प्रेसिडेंट ने कहा पहले जाओ, उसके बाद हम कोई काम करेंगे। और प्रेसिडेंट ने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंट कर दिया। अगेन इट प्रूव्स दैट प्रेसिडेंट एक्ट अलोन। बहुत सारे से 3-4 एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो अगला एग्जाम्पल है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद समूचा मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाता है। इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स। समूचा मंत्रिपरिषद अपने आप विघटित हो जाता है, जिसके अभाव में राष्ट्रपति खुद निर्णय ले सकता है। देन प्रेसिडेंट कैन एक्ट alone without the council of minister, because council of minister dissolved due to death of PM. राष्ट्रपति खुद अपना निर्णय ले सकता है। अगला पॉइंट, ऐसा मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में अपना विश्वास खो चुका हो। Any council of minister which lost its confidence on the floor of house in Lok Sabha, ऐसा मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में अपना विश्वास खो चुका हो, राष्ट्रपति उसकी सलाह पे कार्य नहीं करेगा। President will never act according to advice of the council of minister.
जो लोकसभा में अपना विश्वास खो चुका हो राष्ट्रपति, उसकी सलाह पे काम नहीं करेगा। एक बड़ा दिलचस्प मामला था चौधरी चरण सिंह तो लोकसभा में गए नहीं, उन्होंने कहा क्या जाऊं मैं, हमारा विश्वास ही नहीं है। तो प्रेसिडेंट ने कहा कोई बात आप रहो, तो बीच बीच में एक एक खुराफात करते रहते थे वो। उनका प्रेसिडेंट साहब एक बात बताया आपसे, प्रेसिडेंट का बोलिए। उनका देश को संबोधित करने का मन कर रहा है, फिर उनका बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ, अभी संबोधित करने का मन कर रहा है। अच्छा एक बात याद रखिए, काम चलाऊ सरकार अलग है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द केयरटेकर गवर्नमेंट। इस समय काम चलाऊ सरकार है, चौधरी चरण सिंह की भी काम चलाऊ सरकार थी, लेकिन ही लॉस्ट द कॉन्फिडेंस मोशन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो फिर उसी समय क्या किया था उन्हें, सरकार ने क्या किया, चौधरी चरण ने फिर अगली बात करी। उनका सर एक बात और करने का मन कर रहा है, उनको बोलो। तो उनका ऐसा लगता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दें, ऑर्डिनेंस में जारी करना चाहता हूँ। नीलम सज्जन ने कहा ना बैठ जाना, बेकार की बात मत करना, बैठो। नीलम संजीव रेड्डी ने कोई काम करने नहीं दिया उनको। इसका मतलब है हमारे यहाँ का राष्ट्रपति ब्रिटेन जैसी क्वीन नहीं है दोस्तों, क्वीन नहीं है हमारे यहाँ। और मामला तब गंभीर हुआ, मामला तो सबसे गंभीरतम एग्जाम्पल तब आया कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है। अब एक बात, आजकल देखिए मीडिया का जमाना है, आजकल मीडिया का जमाना है और पॉलिटिक्स की बातें हैं। हम एक बड़े बड़े बेसिक्स एग्जाम्पल आपको बता दें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपने एक एग्जाम्पल आपको बता, आजकल आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट्री प्रतिनिधि मंडल है वो किससे मिलने जाता है, राष्ट्रपति से। वो सारी विपक्षी दल के नेता ये राष्ट्रपति से क्यों मिलने जाते हैं। अब देखिए संविधान और पॉलिटिक्स में क्या फर्क होता है, हमें पॉलिटी पढ़ना है, संविधान का बेसिक फ्रेमवर्क हम लेके जाते हैं। अब किसी गांव के काम आदमी से आप पूछो कि भारत का सबसे बड़ा पद क्या है, तो राष्ट्रपति, नाम से राष्ट्रपति, को पति हमारे वैसे बड़ा होता है, पति हो गया तो उसका दर्जा अपने आप बढ़ गया, और राष्ट्र का पति हो जाए मतलब कई लोगों का पति एक साथ, कमाल की बात है यार। प्रेसिडेंट तो बल्कि प्रेसिडेंट में कम उसका भाव मतलब आता है, राष्ट्र हिंदी वाला बात ज्यादा गंभीर है। याद रखिए दोस्तों, मुझे तो, मैंने जब अपनी स्कूलिंग गांव में की थी, आज भी मुझे याद है कि जो हमारे गुरुजी थे 26 जनवरी को सारे बच्चों को ट्रांजिस्टर रेडियो का साधन था, तो 26 जनवरी 15 अगस्त हम लोग क्या करते थे, गुरुजी पूरे जो आसपास की शॉप थी हम लोगों को लेके जाते थे, जलेबी बच्चे खाते थे, तो दुकान वाले कुछ कृपा करके जलेबी दे देते थे, कोई जलेबी दे कुछ, उसी चक्कर में बच्चे प्रभात फेरी निकालते थे। स्कूल के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो स्कूल से मंगा सके ये सब जलेबी वगैरह, मिठाई नहीं मंगा सकते थे, लेकिन वो इतने प्रतिबद्ध व्यक्ति थे। ही वाज अ मार्वलस। दोस्तों वाकई टीचर का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा अच्छा टीचर मैंने जीवन में 2-3 टीचर मैंने या तो प्राइमरी में देखा या तो फिर मास्टर्स में, इतना अच्छा पढ़ाते थे और उतना उतना उनका कमिटमेंट होता था। रेडियो अपना पता नहीं कहाँ से रेडियो, उसमें रेडियो ही इट वॉज प्रेसियस थिंग। तो रेडियो ला के सारे बच्चों को सुनवाते थे राष्ट्रपति का भाषण। मैंने कभी नहीं सुना प्रधानमंत्री का भाषण सुनवाया हो। इसका मतलब दैट मेक्स इंप्रेशन कि राष्ट्रपति, अब सारे विपक्षी दल के लोग अगर राष्ट्रपति के पास पहुंच रहे हैं तो मीडिया में छपेगा, और इस बात को लिए विपक्षी दल के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, तो हम आदमी सोचेगा यार राष्ट्रपति तो बहुत अच्छा आदमी होता है, सच बड़ा आदमी है, इससे लोग मिलने क्यों जा रहे हैं, कोई गड़बड़ हो रहा है। दैट क्रिएट अ काइंड ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो राष्ट्रपति के मामले में महत्व होता है। और एक बात याद दिला दे, राष्ट्रपति का महत्व कैसे बढ़े कैसे घटेगा, पॉलिटिकल कंडीशन तय करती है। पॉलिटिकल कंडीशन कैसे तय करती है आपको याद दिला दे, हमारे यहाँ 3 फेज रहे हैं। एक फेज ऐसा था स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट विथ स्ट्रॉन्ग पीएम, पहला राजेंद्र प्रसाद नेहरू। दूसरा फेज था स्ट्रॉन्ग पीएम विथ वीक प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी। तीसरा फेज था वीक पीएम विथ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, 90 के बाद गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार में के.आर. नारायण थे। के.आर. नारायण थे तो आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा कोई विदेशी डिग्नेटरी आता है, तो वर्ष 2000 में बिल्लू भाई हमारे यहाँ आए थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, जिनको प्यार से बिल्लू भाई कह लेते हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट तो, और हमने उनके सम्मान में ये हुआ कि पार्लियामेंट विल असेंबल टुगेदर, संसद एक साथ बैठेगी। तो संसद जब एक साथ बैठेगी तो इट वाज डिसाइडेड दैट कि यूएस प्रेसिडेंट विल एड्रेस द हाउस। तो यूएस प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, उसके बाद भारतीय प्रेसिडेंट भी एड्रेस करेंगे। के.आर. नारायण वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो पहले यूएस प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, उसके बाद अब हमारे प्रेसिडेंट का एड्रेस वो होना चाहिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भाषणों को लिख के दे दिया, वही आप पढ़ लो। धन्यवाद प्रस्ताव में यही तो होता है, राष्ट्रपति में ज़्यादा दिमाग न लगाए, क्योंकि ये बात थी। अब देखियो, एक ही चीज को एप्लीकेशन कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राष्ट्रपति खिलाफ लाया जाता है या मंत्री खिलाफ? क्यों? निंदा प्रस्ताव राष्ट्रपति खिलाफ लाया जाता है मंत्री खिलाफ? क्यों? देखिए, एक ही आर्गुमेंट को जब आप आर्गुमेंट देने लगते हैं, देखिए ये एप्लीकेशन की बात होती है। ऐसा नहीं कि हर हर चीज किताब आप कहीं का भी आर्गुमेंट ला सकते हैं। दैट प्रूव हमारे संसद के प्रस्ताव पढ़ लिए हमने, और संसद के सारे प्रस्ताव बताते हैं पावर लाइज इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए वही रिस्पॉन्सिबल है। राष्ट्रपति की भी निंदा आपने सुनी है? राष्ट्रपति की आलोचना सुनी है? क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। बताइए दोस्तों। और दूसरा, राष्ट्रपति इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स नन, क्योंकि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जिसका काम होगा उसका उत्तरदायी होगा, आम आदमी को उत्तरदायी होगा। ये आप याद रखिए। इसलिए जब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी बिकेम द प्रेसिडेंट, ये बताया था कि नहीं मैंने प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट हुए तो उनकी बेटी से पूछा गया, शर्मिष्ठा मुखर्जी, बताया था हाँ, कि किताब उताब लिखना शुरू कर दिया। तो आप याद रखिए, यानी राष्ट्रपति काम क्या है? कुछ भी काम नहीं है, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का। और लेकिन अब जरा दूसरा एग्जाम्पल अब देखिए कैसे पॉलिटिकल कंडीशन बदल गई। जब के.आर. नायरन बिकेम द प्रेसिडेंट और कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो वर्ष 2000 में जब हाउस को एड्रेस किया गया तो के.आर. नायरन ने भाषण देते हुए कहा सरकार, क्योंकि बिल क्लिंटन का आना बड़ी बात थी, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद आए थे, तो सरकार ने बहुत, भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट तो बड़ा होता ही है, तो सरकार ने भाषण पढ़ के दिया कि अच्छी अच्छी बातें, खूब के.आर. नायरन साहब खूब प्रशंसा करिएगा इनकी। अब के.आर. नायरन ने कुछ अलग पढ़ दिया, अपना दिमाग लगा दिया। के.आर. नायरन का कि हम भूमंडलीकरण का समर्थन करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस भूमंडलीकरण कोई चौधरी होगा। और चौधरी साहब आगे बैठे थे, चौधरी मतलब हु इज डॉन ऑफ एंटायर वर्ल्ड, यस प्रेसिडेंट। सरकार ने कहा नारायण साहब ये हमने कहा लिख के दिया था, क्यों पढ़ दिया ये? उन्होंने कहा तुम्हारा ऐसा बात पढ़ेंगे? मैं तोता हूं, जो तुम बोलोगे वही बोलूंगा। के.आर. नायरन ने कई बार सरकार के लिए फजीत, लेकिन संविधान के दायरे से कहीं बाहर नहीं गया वो। दैट शोज दैट प्रेसिडेंट इज नॉट अ रबर स्टैम्प। 26 जनवरी के एक बार संबोधन की बात आई तो सामान्यतः होता क्या है, राष्ट्रपति भाषण पढ़ देता है, जो भाषण पीएमओ से चलाता है। पीएमओ भाषण दे देगा, बेटे भैया कोविंद साहब को दे दो, और कोविंद साहब आराम से अच्छे बच्चे की तरह पढ़ देंगे। अगेन के.आर. नायरन थे, तो के.आर. नायरन थे तो उनका ये भाषण की ये क्या है, भाषण दे के लिखे दो, भाषण वापस कर दिया। पीएमओ संदेश अरे भाई कल 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर आप कुछ बोलना है। उनका बोलना है मुझे पता है। फिर कैसे बोलोगे आप? उनका मैंने फ्रंट लाइन के एडिटर एन राम को बुलाया है, एन राम मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। सरकार ने कहा परंपरा तोड़ रहे हो, ऐसे नहीं होता। राष्ट्रपति ने कहा नहीं, परंपरा नहीं तोड़ रहा हूं मैं ऐसे ही करूंगा। और एक बार तो ऐसा हो गया, प्रेसिडेंट के पास जजेस के अपॉइंटमेंट के नाम कुछ आए, के.आर. नायरन जब राष्ट्रपति थे, के.आर. नायरन नाम को वापस भेजते हुए कहा इसमें पहले एक दो अनुसूचित जाति जनजाति के जज का नाम लिखो तो मैं साइन करूंगा। और दोस्तों राष्ट्रपति के पास पावर होती है, और ये याद रखिए राष्ट्रपति पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसी को अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति को 3 नाम दिए जाते हैं, उसमें 3 में कोई एक टिक कर सकता है, चौथा लिख के टिक कर सकता है। काश मेरा परिचय राष्ट्रपति के साथ होता दोस्तों। बताइए, मेरा भी कहीं अपॉइंटमेंट पर हो जाता है क्या प्रॉब्लम? तो राष्ट्रपति इज वेरी पावरफुल पर्सन दोस्तों, इतना भी नहीं रबर स्टैम्प, इज नॉट एट ऑल रबर स्टैम्प। ये कहना ठीक नहीं है। और सबसे क्रिटिकल मोमेंट आपको बता दें, अगर आपको लगता है कि राष्ट्रपति अभी कुछ दिनों, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल बता दें, पुराना एग्जाम्पल, तो दोनों एग्जाम्पल आपको बता दें। 2 years बैक when the president rule was imposed in उत्तराखंड, जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा, प्रणब मुखर्जी के पास वो आया, मांगा आप सिग्नेचर करिए। प्रणब मुखर्जी ने 1 हफ्ते लेट कर दिया, उस पर तो मीडिया ने हंगामा काट दिया, ये लगता है प्रणब मुखर्जी कुछ चाल कर रहे हैं। लेकिन
प्रणब मुखर्जी ने बड़े पोलाइटली काम किया है, इसलिए आप देखेंगे भारत रत्न क्यों दिलाया प्रधानमंत्री ने, दिस इज न्यू ट्रेडिशन। एक विपक्षी दल के द्वारा किसी दूसरे को भारत रत्न दिला दिया जाए, दिस हैज नेवर हैपन इन इंडिया। पॉलिटिकल ट्रेडिशन में ऐसा होना चाहिए। देखिए कांग्रेस के साथ क्या रहा है, सारे महान सपूत कहां से पैदा हुए, कांग्रेस से। ऐसा थोड़ी होता है भाई, बहुत लोग ऐसे रहे जिनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, नहीं हुआ हो पाया उनको। तो भाई भारत के महान सपूत हैं, पार्टी के सपूत हैं। हमारे यहाँ दोस्तों देवी देवता भी जातियों में बट गए, ये हमारी जाति के देवी देवता है, इनको उधर मत जाने दो। ओ लो यार, ये कौन सी बात है, महान आदमी उस पूरे समाज के लिए होता है। लेकिन सबसे क्रिटिकल मामला तब आया तो प्रणब मुखर्जी ने बस एक हफ्ते डिले किया था, उस पर मीडिया का खबर आने लगी, लगता है प्रणब मुखर्जी मंत्रिपरिषद की बात नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी ने काम किया, राष्ट्रपति का पद वहीं शोभा देता है। लेकिन दूसरी बात है, द मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इमर्ज ड्यूरिंग जेल सिंह। जेल सिंह के दौरान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच ऐसा संघर्ष आया, और आइडेंटिकल फैक्ट वाज बोथ, देखिए बोथ वेयर बिलोंगिंग सेम पार्टी। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, राष्ट्रपति भी एक ही दल के थे, प्रधानमंत्री बोथ वर फ्रॉम द कांग्रेस। और मामला ये था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच जो मतभेद आया, थोड़ा लिख लीजिए इसी बात को, बहुत कहानी बताइए, थोड़ा बीच में लिख लीजिए। अगला अगला मंत्रिपरिषद, अगला मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के द्वारा अथवा संसद के द्वारा जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं, यानी प्रपोजल और बिल विच इज सेंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट टू द प्रेसिडेंट। मंत्रिपरिषद के द्वारा और संसद के द्वारा जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं, उस पर अनुमति देने की कोई समय सीमा नहीं है। समय सीमा नहीं, अंडरलाइन, देयर इज नो टाइम लिमिटेशन or there is no fixed time framework for the permission of or for the approval of president on the bills and proposals sent by parliament or ministries। उस पर कोई समय सीमा नहीं होती है, इसलिए राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने, देयरफॉर प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह ने राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन अधिनियम ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन अधिनियम को न तो अनुमति दिया न इसे वापस किया। Therefore, President Jail Singh neither give assent and nor send it back to the ministry। न तो इसे अनुमति दिया और न ही इसे अस्वीकार किया। अच्छा एक बात याद रखिए, इट वॉज अ पोस्टल अमेंडमेंट बिल। आपको याद दिला दें, जहां अमेंडमेंट शब्द का प्रयोग हो उसमें ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, संविधान संशोधन है। सिंपल लॉ में भी अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां अमेंडमेंट दिखे तो कॉन्स्टिट्यूशन में, नो इट वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये संविधान का संशोधन नहीं था। और इसका मतलब है राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, कितने दिन में करेगा थोड़ी लिखा है, तो वहां बिल्कुल अपने, और ज्ञानी जेल सिंह ने ऐसा किया। और पोस्टल अमेंडमेंट बिल का सीधा सा मतलब ये था कि ज्ञानी जेल सिंह और राजीव गांधी के बीच संबंध बहुत खराब हो गए थे। आपको बता दें, बहुत सारी देर सम ट्रेडिशन, सम कस्टम्स बिटवीन प्रेसिडेंट एंड पीएम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिखी नहीं गई हैं, लेकिन परंपराओं पे आधारित है। परंपरा पे आधारित ये है कि राष्ट्रपति कभी विदेश दौरे पे जाएगा तो प्रधानमंत्री जाकर उसको इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पे बुक होके देगा कि ऑल द बेस्ट।
और दूसरा, जब राष्ट्रपति आएगा तो प्रधानमंत्री जाएगा प्रेसिडेंट हाउस में, उससे मिलेगा कि भाई कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखे और क्या कहाँ कहाँ मजे किए। ये सब परंपराएं हैं। दूसरी बात, फिर आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में रायसीना रायसीना हाउस एंड 7 रेस कोर्स रोड, जिसका नाम भी एकात्म मार्ग बदल दिया गया है, तो ये इज वेरी एडजस्टेंट विथ ईच अदर, तो लगे पास में है। तो हफ्ते 10 दिन में हमेशा प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रपति के साथ जाए और मुगल गार्डन में बैठ के चाय कॉफी पिए और हालचाल पूछे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। ये सब परंपराएं राजीव गांधी ने तोड़ दी थी। राजीव गांधी 2 साल तो राष्ट्रपति से मिलने ही नहीं गए। राजीव गांधी और जैल सिंह के बीच खराब स्थिति के बड़े कारण थे, क्योंकि आफ्टर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाब में बड़ा सिख विरोधी दंगा हुआ, और अभी विवाद का विषय इसलिए बन गया, राजीव गांधी वॉज वेरी नाइस पर्सन। आप देखेंगे बात, राजीव गांधी व्यक्तिगत रूप में बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे। ही वॉज नॉट गुड पॉलिटिशियन, और अच्छा व्यक्ति होना, अच्छा राजनीति होना, दोनों बातें एक जैसी नहीं होती। तो राजीव गांधी वॉज, तो राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में बड़ा ही वायलेंस हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया, पंजाब की स्थिति बहुत खराब हो गई। और जब पंजाब की स्थिति बहुत खराब हो गई तो उसमें प्रॉब्लम ये आई, राजीव गांधी को ऐसा लगने लगा कि जो हम प्रेसिडेंट हाउस में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो लीक हो रही है प्रेसिडेंट हाउस से। क्योंकि आप याद रखिए, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी टू। जो मंत्री और राष्ट्रपति, मंत्री होता है वो गोपनीयता की भी शपथ लेता है, राष्ट्रपति नहीं। और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट होती हैं जो कि शेयर नहीं की जा सकती। तो प्रधानमंत्री को ऐसा विश्वास होने लगा कि नहीं, राष्ट्रपति कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ कमीशन बने थे जिनकी रिपोर्ट जैल सिंह मांग रहे थे कि आप बताइए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। राजीव गांधी ने से मना कर दिया। राजीव गांधी का हर बात आपको नहीं दी जा सकती। तो जैल सिंह ने एक इंडियन एक्सप्रेस को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी संयोग से न्यूज में छप गई। और पता नहीं कैसे चिट्ठी लीक हो जाती है, चिट्ठी लीक करने के लिए दी जाती है, आज तक मैं समझ बन नहीं पाया बात। बहुत सारी चिट्ठियां लीक होती हैं और इतनी टॉप सीक्रेट चिट्ठी लीक हो जाए, बात समझ में आने से परे है। तो चिट्ठी लीक हो गई, इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया। उसमें प्रेसिडेंट ने राजीव गांधी को यह पत्र लिखा था कि मैं क्यों ना आपको बर्खास्त कर दूं। लोगों कह रही, राष्ट्रपति बर्खास्त भी कर सकता है क्या? यहां भी बड़ा दिलचस्प मामला है। वो एक विचारक हैं एलन ग्लैडहिल। ग्लैडहिल, खुशी का पहाड़ हिंदी में कहते। एलन ग्लैडहिल ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। एलन ग्लैडहिल ने तो इतनी अलग बात कही है कि भारत में राष्ट्रपति 6 महीने तक तानाशाह बन जाए, संविधान के अनुसार उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कैसे कहा है, अगर मान लीजिए जैल सिंह राजीव गांधी को बर्खास्त कर देते, इनका नाम जरूर आप कोट कर दीजिएगा, तो जब राजीव गांधी जैल सिंह को 6 महीने बर्खास्त कर लेते तो 6 महीने तक तो किसी को मंत्री बना सकते हैं, संविधान में है। 6 महीने दोनों संसद के सदन नहीं आएंगे, संविधान में है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके विधि का निर्माण कर सकता है, तीनों सेनाओं कमांडर होता ही है। इसलिए 6 महीने तक तो भारत में उसे तानाशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा संविधान के अनुसार वो कर सकता है। लेकिन ग्लैडहिल की कल्पना ठीक नहीं है। ग्लैडहिल संविधान के शब्दों को समझ रहे हैं, भावना को नहीं समझ रहे। अब जरा सोच के देखिए, इंदिरा गांधी वॉज इलेक्टेड पीएम और इलेक्टेड पीएम ने इमरजेंसी लगा दी, क्या हालत हो गए। अब डेमोक्रेसी में जानते हैं कि केवल ऐसे शासन कर लेंगे। राष्ट्रपति जिस दिन पूरे देश का तानाशाह हो जाएगा, ये जो भारत की महान जनता है बैठी रहेगी। इसलिए ये कल्पना कल्पना ज्यादा है, वास्तविकता नहीं है। ये लिखने वाली बात पहला। अगला पॉइंट, संविधान में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रपति संविधान में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेगा। ही विल टेक ओथ ऑन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेगा
संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेगा और संविधान में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य भी हैं। Constitution also prescribe about the Prime Minister's duty toward the President. संविधान में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य अंडरलाइन। अब देखेंगे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बात आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री के कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति कर्तव्य प्रधानमंत्री के प्रति नहीं है। प्रधानमंत्री कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? पहला, अनुच्छेद 78 में अंडर आर्टिकल 78, अच्छा आपको याद है, अभी तो हमने ओवरऑल कंडीशन बताई है, फिर कल शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति एक एक शक्तियां हैं, विधायी, कार्यपालिकी, फिर अभी एक ओवरऑल कंडीशन आपको बता दी हमने। क्या लिखा आपने? हाँ, अनुच्छेद 78 के खंड 1 में यह लिखित है, इट इज मेंशन इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 78। अनुच्छेद 78 खंड 1 में उल्लिखित है कि संघ सरकार के प्रशासन और विधायन से संबंधित संघ सरकार के प्रशासन और विधायन अंडरलाइन, संघ सरकार के प्रशासन और विधायन से संबंधित सूचनाएं राष्ट्रपति को दी जाएगी। यानी इट इज ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट द अफेयर्स, द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट। अब संघ सरकार के विधायन, विधायक का मतलब कौन सा विधि का निर्माण कर रहा है, किसका अपॉइंटमेंट कर रहा है, क्या काम कर रहा है। विधायन और प्रशासन का तो बड़ा भारी मतलब हो जाता है। तो संघ सरकार से संबंधित प्रशासन और विधायन के संबंध में सूचना किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को। दूसरा कल लिखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कल लिख लीजिएगा। तो टुमारो इज लास्ट क्लास बिफोर होली, तो संडे से होली की छुट्टी रहेगी आपकी।